अगली सुबह जल्दी कमलासन मुद्रा में बैठे चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह पिछले 2 दिनों से साधना नहीं कर रहा था और इसके बजाय अपने दिन पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने में बिता रहा था। हर रात वह अपने मूलाधार के भीतर तलवार को समझने की कोशिश में खुद को डुबो देता था ताकि अपने साधक शस्त्र का यथासंभव कुशलता से उपयोग करना सीख सके। आखिरकार चंद्रगुप्त ने हाल ही में साधकत्व में सफलता हासिल की थी और भले ही उसके भीतर का साधक शस्त्र उसके मन से जुड़ा हुआ था, फिर भी वह नहीं जानता था कि साधक शस्त्र का पूर्णता से उपयोग कैसे किया जाए। चंद्रगुप्त, जिसके पास पिछली दुनिया का अनुभव था, फिर भी इस दोन छोटी ईया में साधक शस्त्र को एक नया अनुभव पाया। यदि वह खुद को इससे परिचित कराने में समय नहीं बिताता तो यहाँ तक कि अपनी आत्मा को अपने साधक शस्त्र से जोड़ना, जैसे उसने पेड़ की शाखा के साथ किया था, फिर भी अपनी ताकत के शिखर को दिखाना बहुत कठिन होगा। इसका कारण उसी के समान था जैसे किसी व्यक्ति की बाँह 10 से 20 वर्षों के लिए कटी हुई हो, लेकिन बाँह अचानक वापस बढ़ गई। चूंकि वह व्यक्ति कटी हुई बाँह के साथ जीने से परिचित था और अब उसे नई बढ़ी हुई बाँह का सामना करना था, वह भी अपनी स्थिति से थोड़ा अपरिचित होगा। इस विकास को धीरे धीरे स्वीकार करने और सहज होने के लिए समय की आवश्यकता थी। अपने बिस्तर से खड़े होते हुए चंद्रगुप्त अपने कमरे से बाहर चला गया और भोजनालय की ओर चल दिया। फिर हमेशा की तरह खाने के बाद वह पुस्तकालय की ओर चल दिया। पुस्तकालय के दरवाजे पहले से ही खुले थे, लेकिन अंदर बहुत से लोग नहीं थे। बस नियमित चपरासी महिला थी। चंद्रगुप्त ने लगभग खाली पुस्तकालय को देखा और फिर पुस्तकालय के 5वें स्तर की ओर चल दिया। पिछले कुछ दिनों के लिए वे सभी पुस्तकें जिनमें उसकी रुचि थी, पहले से 4थे स्तर तक उसके द्वारा पूरी तरह से पढ़ ली गई थीं। पुस्तकालय में कुल 7 स्तर थे। पहले 2 स्तरों तक साधक स्तर से नीचे कोई भी पहुंच सकता था, जबकि तीसरे और चौथे स्तर उन लोगों के लिए खोल दिए जाते थे जिन्होंने साधक स्तर में सफलता हासिल की थी। पुस्तकालय का 5वां स्तर नवागंतुक राजा को छोड़कर किसी भी छात्र के लिए नहीं खोला गया था, इसलिए उन लोगों के लिए जो उस स्तर से पुस्तकें पढ़ना चाहते थे, उन्हें विद्यापीठ का शिक्षक होना होगा। पुस्तकालय का 6ठा और 7वां स्तर बहुत मजबूत आवरणों द्वारा संरक्षित था और केवल प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ही प्रवेश कर सकते थे। उन लोगों के लिए जो प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें पहले प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य की सख्त स्वीकृति की आवश्यकता होगी। भले ही पुस्तकालय की 5वीं मंजिल छात्रों के लिए नहीं खोली गई थी, चंद्रगुप्त, जिसने नवागंतुक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था, स्वतंत्र रूप से 5वें स्तर में प्रवेश कर सकता था। 5वें स्तर का स्थान वास्तव में इतना बड़ा नहीं था और पुस्तकों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। यदि आप उन सभी को जोड़ दें तो संख्या मुश्किल से 100 थी, जो पहले स्तर के 10,000 पुस्तकों से अतुलनीय थी। लेकिन चंद्रगुप्त जानता था कि इन 100 पुस्तकों में से कोई भी उन सभी पुस्तकों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी जो उसने पहले कभी पढ़ी थीं। पुस्तकालय का 5वां स्तर बहुत शांत था। यद्यपि बहुत से लोग इसे नहीं देखते थे, चंद्रगुप्त देख सकता था कि इस स्थान को किसी के द्वारा बहुत बार साफ किया जाता था। पूरा कमरा साफ था, कोई उसमें धूल का एक भी कण नहीं ढूंढ पाता। चंद्रगुप्त पुस्तकों की अलमारियों की ओर चला गया और साधना पर एक पुस्तक का चयन किया, फिर वापस मेज की ओर चला गया। पुस्तक की सामग्री केवल साधना के बारे में थी, यद्यपि वह नहीं जानता था कि पुस्तक की सामग्री उसकी समस्या में उसकी मदद करेगी या नहीं। ये कम से कम उसके दिमाग को अन्य जानकारी से समृद्ध करेगी जिसे उसने सहायक समझा। चंद्रगुप्त पढ़ने में बेहद निवेशित था, व्यसन की हद तक। यद्यपि पुस्तक के अंदर दर्ज जानकारी का लगभग कुछ भी उसकी मदद नहीं कर सका, फिर भी इसने उसकी आंखें खोली और उसके क्षितिज को साधना की एक पूरी नई दुनिया में व्यापक बना दिया। उसने जो जानकारी देखी वह उन चीज़ों के बारे में थी जिनके बारे में वह अपने पिछले जीवन में कभी नहीं सोच सकता था। पुस्तक के अंदर साधना पर लिखी जानकारी बहुत गहन नहीं थी और उसमें केवल कुछ दर्जन पृष्ठ थे, इसलिए उसने जल्दी से पुस्तक समाप्त कर ली। इसे पढ़ने के बाद चंद्रगुप्त ने पुस्तक को वापस पुस्तकों की अलमारियों पर रख दिया और अपने आप से बुदबुदाने लगा, मानो वह ज्ञान को स्मृति में अंकित करने की कोशिश कर रहा हो। पुस्तक को ध्यान से उसके मूल स्थान पर रखने के बाद चंद्रगुप्त ने एक और पुस्तक पकड़ी और एक बार फिर पढ़ने की प्रक्रिया को दोहराना शुरू कर दिया। पुस्तकालय के 5वें स्तर के भीतर व्यावहारिक रूप से सभी पुस्तकें पूर्ववर्तियों द्वारा लोगों को साधना तकनीकों में मदद करने के लिए छोड़ी गई थीं। हालांकि इन साधना तकनीकों का बहुमत बहुत मजबूत नहीं था, उनमें से अधिकांश मुश्किल से निम्न भूस्तर से ऊपर थीं।
समय धीरे धीरे बीतता गया, जैसे चंद्रगुप्त 5वें स्तर पर पुस्तक के बाद पुस्तक पढ़ने के लिए रुका रहा। वह समय के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसने ध्यान नहीं दिया कि वह अब अकेला नहीं था, क्योंकि 2 अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष प्रकट हुए थे। बस दोनों पर एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि ये विद्यापीठ के शिक्षक थे। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष चंद्रगुप्त को जानते हुए प्रतीत हुए। जब उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखों ने एक बहुत ही आश्चर्यचकित नज़र छोड़ी। हालांकि उन्होंने उसे परेशान करने से बचने के लिए कोई आवाज़ नहीं की। तभी एक हल्के नीले और शानदार चोगे पहने एक वृद्ध व्यक्ति नीचे से ऊपर चला आया। वह 50 या 60 के दशक में लग रहा था। उसके बाल एक सारस की तरह सफ़ेद थे, लेकिन उसकी उपस्थिति एक युवा व्यक्ति की तरह थी। उसके पास एक रहस्यमय अभिव्यक्ति थी जो लगातार उसकी आंखों में चमक रही थी। पुस्तकालय का 5वां स्तर बहुत बड़ा नहीं था, और इसलिए वृद्ध व्यक्ति के पुस्तकालय के 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत किनारे की ओर चला गया, उस सीढ़ी तक जाने के लिए जो 6ठी परत तक ले जाएगी। अचानक उसने अपनी आंख के कोने से एक छोटे बच्चे को देखा। वृद्ध व्यक्ति अचानक रुक गया, जैसे उसने अपने दिमाग में बच्चे का आकार देखा। लंबे लेकिन पतले बच्चे पर विद्यापीठ की वर्दी को तुरंत पहचानते हुए उसे एक चौंक के साथ एहसास हुआ, चंद्रगुप्त वर्मा। चंद्रगुप्त तुरंत अपने होश में वापस आ गया और उस वृद्ध को देखा जिसने उसे पुकारा था। उसका चेहरा थोड़ा सुस्त था। इससे पहले कि वह एक मुस्कान के साथ अपने पैरों पर झटके से खड़ा हो गया, प्रधानाचार्य, आप यहाँ कैसे आए? ये व्यक्ति कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य की आवाज़ ने एक साथ 2 शिक्षकों को चौंका दिया था। जिस क्षण उन्होंने प्रधानाचार्य को देखा, वे चौंक गए और अपनी पुस्तकें मेज पर नीचे रख द बड़ी फिर खड़े हो गए। प्रधानाचार्य को सलामी देने के लिए हाथ जोड़ते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक पुकारा, हम प्रधानाचार्य का अभिवादन करते हैं। कारगिल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनका नाम पूरे गौरी राज्य में गूंजता था। उनकी ताकत दिव्य साधक गुरु के स्तर पर थी, और वे गौरी राज्य के 6 सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक थे। आर्यावर्त महाद्वीप पर एक दिव्य साधक गुरु को अभी भी एक बहुत मजबूत और वीर व्यक्ति माना जाता था। प्रधानाचार्य की निगाहें 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों पर घूम गईं और उन्होंने अपना हाथ लहराया, जैसे उन्होंने कहा, मेरी परवाह मत करो, कृपया अपनी पुस्तकें पढ़ना जारी रखो। जी प्रधानाचार्य। दोनों मध्यम आयु वर्ग के पुरुष तुरंत फिर से बैठ गए, हालांकि उनके पास अपने हाथों में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करने की आत्मा नहीं थी। प्रधानाचार्य की आंखों ने चंद्रगुप्त के हाथ के भीतर पुस्तक पर एक नज़र डाली। एक मुस्कान के साथ, जैसे उन्होंने संतोष में सिर हिलाया, उन्होंने एक संत और शजनक स्वर के साथ कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, क्या तुम्हें ये पुस्तकालय पसंद है? चंद्रगुप्त ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया, ये सही है, इस पुस्तकालय से मैं कई अलग अलग चीज़ें सीख सकता हूँ। भले ही यहाँ की जानकारी किसी को बहुत कम या कोई सहायता प्रदान करती है, फिर भी ये किसी के ज्ञान को बढ़ाएगी। चंद्रगुप्त को सुनकर प्रधानाचार्य ने उसे प्रशंसा से देखा। अच्छा, चंद्रगुप्त वर्मा, तुम्हारी समझ और तर्क वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। चूंकि तुम इस पुस्तकालय में रहने का आनंद लेते हो, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरे साथ आओ। घूमते हुए प्रधानाचार्य 6ठे स्तर की सीढ़ी की ओर चलने लगे। प्रधानाचार्य जिस दिशा में जा रहे थे, उसे देखकर चंद्रगुप्त पूरी तरह से वृद्ध के अर्थ को समझ गया और बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने हाथ में पुस्तक को मूल स्थान पर लौटाया और पुस्तकालय के 6ठे स्तर की ओर प्रधानाचार्य के पीछे हो लिया। चंद्रगुप्त को सीढ़ी में गायब होते देखकर 2 शिक्षकों ने कुछ ईर्ष्या के साथ उसकी दिशा में देखा। पुस्तकालय के 6ठे और 7वें स्तरों तक केवल प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ही पहुंच सकते थे। जो लोग पहुंच चाहते थे, उन्हें पहले दोनों में से एक की स्वीकृति की आवश्यकता थी। जब पुस्तकालय के 6ठे और 7वें स्तरों की बात आती थी, ये वे क्षेत्र थे जहां विद्यापीठ का हर एक शिक्षक जाना चाहता था, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उन 2 स्तरों में उच्च स्तरीय तकनीकें थीं। केवल यही नहीं, बल्कि उस स्तर की अन्य पुस्तकों में कई अन्य क्षेत्रों से संबंधित समृद्ध जानकारी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुस्तकालय के 6ठे और 7वें स्तरों पर आर्यावर्त महाद्वीप पर कई अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक खजानों के रिकॉर्ड थे। बहुत जल्द चंद्रगुप्त ने 6ठे स्तर के प्रवेश द्वार तक प्रधानाचार्य का अनुसरण किया। चंद्रगुप्त दरवाजे को बंद रखने वाले पारदर्शी आवरणों को स्पष्ट रूप से देख सकता था।
छठे स्तर और सातवें स्तर के आवरण सभी प्रधानाचार्यों की पिछली पीढ़ियों द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। बचाव बहुत मजबूत है और यहाँ तक कि यदि यह एक दिव्य साधक गुरु है तो भी इसे थोड़े समय के भीतर तोड़ना असंभव है। प्रधानाचार्य के स्वर में थोड़ा गर्व था और उन्होंने तुरंत नील मुद्रा से निर्मित एक टोकन निकाला। टोकन पर बहुत जटिल निशान थे और यह किसी प्रकार की डिजाइन प्रतीत हो रही थी। प्रधानाचार्य के हाथों में नील मुद्रा के टोकन ने एक हल्की बैंगनी चमक छोड़ी और जल्द ही बैंगनी चमक अधिक से अधिक उज्ज्वल हो गई। अंत में एक भौतिक पदार्थ की तरह प्रकाश की एक किरण निकली और सीधे आवरणों पर जा लगी। पारदर्शी आवरण धीरे धीरे पानी की तरह 2 बार लहराए और केंद्र धीरे धीरे एक बड़ा छेद बनाने के लिए अलग हो गया जिसमें एक व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सकता था। चंद्रगुप्त वर्मा, मेरे पीछे अंदर आओ। प्रधानाचार्य ने चंद्रगुप्त को पुकारा और सीधे अंदर चले गए। चंद्रगुप्त प्रधानाचार्य के पीछे पीछे चला और वे सीधे छठे स्तर से होते हुए सातवें स्तर पर चले गए। पुस्तकालय का सातवां स्तर बहुत खाली था। ये केवल एक साधारण कमरे के आकार का था और केंद्र में एक एकल लकड़ी की मेज रखी हुई थी। मेज के सामने एक छोटी सी पुस्तकों की अलमारी थी जिसमें कुछ पतली पुस्तकें थीं। पुस्तकों की अलमारी के ऊपर 2 बक्से थे, उनमें से एक बक्सा पूरी तरह से अत्यंत कीमती जैद से बना था जबकि दूसरा पूरी तरह से नील मुद्रा से बना था। दोनों के मूल्य बिल्कुल भी कम नहीं थे और ये देखा जा सकता था कि इन बक्सों के भीतर की वस्तुएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। जब से कारगिल विद्यापीठ पहली बार स्थापित हुआ था, ये पुस्तकालय हमेशा अस्तित्व में रहा है। अब तक ये पहले से ही सैकड़ों वर्षों के लिए यहाँ है। ये पिछली कुछ शताब्दियों प्रत्येक युग के प्रधानाचार्य के अलावा जो लोग इस पुस्तकालय के 7वें स्तर पर आए हैं, उनकी संख्या छोटी नहीं रही है। हालांकि उनमें से हर एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति था। यदि आर्यावर्त महाद्वीप से एक प्रभावशाली विशेषज्ञ नहीं था, तुम इन पिछली कुछ शताब्दियों में 7वें स्तर में प्रवेश करने वाले पहले कारगिल विद्यापीठ के छात्र हो। प्रधानाचार्य ने धीरे धीरे समझाया, एक अत्यंत शांत स्वर के साथ। चंद्रगुप्त वर्मा, ये पुस्तकालय का 7वां स्तर वह जगह है जहां मेरे कारगिल विद्यापीठ का धन निहित है। पूरा 7वां स्तर शक्तिशाली आवरणों की एक परत से आच्छादित है। आवरणों की यह परत पहली पीढ़ी के प्रधानाचार्य साधक शासक ब्रांड द्वारा परिश्रमपूर्वक बनाई गई थी। भीतर की सभी वस्तुओं पर विशेष ट्रेसर हैं। जब तक आवरण नहीं टूटते, उन्हें बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा यहाँ के अंदर की पुस्तकें वे सभी पुस्तकें थीं जो साधना विधियों के बारे में थीं, जिन्हें प्रधानाचार्य ब्रांड ने स्वयं एकत्र किया था, यदि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखा नहीं गया था। ये कारगिल विद्यापीठ के सबसे बड़े धन हैं। ये सुनकर चंद्रगुप्त की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। उसने कल्पना नहीं की थी कि पुस्तकालय का 7वां स्तर इतना महत्वपूर्ण होगा। ये तथ्य कि कारगिल विद्यापीठ के पहली पीढ़ी के प्रधानाचार्य वास्तव में एक साधक शासक थे जो एक असाधारण विशेषज्ञ था, भी चंद्रगुप्त के लिए चौंकाने वाला था। प्रधानाचार्य की निगाहें उज्ज्वल रूप से चंद्रगुप्त को देख रही थीं और उनकी अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे उन्होंने एक सख्त स्वर के साथ कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, अभी मैं प्रधानाचार्य के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके तुम्हें जेड बॉक्स के अंदर की पुस्तक को छोड़कर किसी भी पुस्तक को पढ़ने की अनुमति देता हूँ। तुम्हारे पास केवल यह एक मौका है, मुझे आशा है कि तुम इसका सही उपयोग करोगे। चंद्रगुप्त ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं मदद के लिए प्रधानाचार्य को धन्यवाद देता हूँ। जेड बॉक्स में ऐसी वस्तुएं हैं जो वर्तमान तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं होंगी और ये तुम्हारे विकास में बाधा भी डाल सकती हैं। इसलिए छोटे उम्हे जेड बॉक्स के भीतर की वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए। हालांकि नील मुद्रा के बक्से में एक निम्न दिव्य स्तर की साधना विधि है जिसे तुम जितना चाहो पढ़ सकते हो। हालांकि तुम्हारे चंद्रवंश की पारिवारिक विरासत प्राण संचयनी विधि चित्ताकर्ष संग्रह सूत्र से कमजोर नहीं है। इसलिए तुम जो भी साधना विधि छोटे उन्नते हो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्तर लेवल हिंदी नाम सेंट साधक, ग्रेट सेंट महासाधक, सेंट मास्टर साधक गुरु, ग्रेट सेंट मास्टर महासाधक गुरु, अर्थ सेंट मास्टर भूसाधक गुरु, हेवन सेंट मास्टर दिव्य साधक गुरु, सेंट रूलर साधक शासक, सेंट किंग साधक राजा, सेंट एम्परर साधक सम्राट। ठीक है, तुम यहाँ अपने आप रह सकते हो और उन्हें पढ़ने के लिए अपना समय ले सकते हो। याद रखना, तुम्हारे पास पुस्तकालय के 7वें तल में प्रवेश करने का केवल यह एक मौका है। मुझे आशा है कि तुम इसे संजोगे। प्रवेश द्वार पर आवरण केवल उन लोग
को रोकेंगे जो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम निकलना चाहते हो तो तुम सीधे निकल सकते हो। समाप्त करने के बाद प्रधानाचार्य तुरंत घूमे और स्थान छोड़ दिया। 7वीं मंजिल पर आवरणों के बाहर गायब हो गए। चंद्रगुप्त को वहां स्तब्ध खड़ा छोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर पुस्तकों की अलमारियों की ओर चल दिया। उसकी आंखों ने एक एक करके अलमारियों को देखा, फिर अंततः एक पुस्तक निकाली। वह मंजिल के केंद्र की ओर एक मेज पर चला गया और बैठ गया। पुस्तक उन लोगों के लिए थी जो अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, साथ ही एक अवरोध क और तोड़ने की तकनीकों के लिए भी थी। यहाँ तक कि भूसाधक गुरु भी उस पर स्पष्ट रूप से लिखे गए नोटों से लाभ उठा सकते थे। यद्यपि इस स्तर पर कई पुस्तकें नहीं थीं, अंदर की सामग्री की गुणवत्ता सर्वोत्तम गुणवत्ता की थी। यदि इनमें से कोई भी पुस्तक आम जनता को जारी कर दी जाती तो यह उसके लिए नरसंहार का एक व्यापक राज्य कारण बनती। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे पुस्तक के पन्ने एक एक करके पलटे, जैसे उसने इसे पढ़ा। जल्द ही पुस्तक उसके द्वारा समाप्त कर ली गई, जिससे चंद्रगुप्त ध्यान में डूब गया। उसने जो भी पुस्तक पकड़ी, उससे उसकी आंखें संभावनाओं की दुनिया में खुल गईं। इस दुनिया की साधना प्रणाली ने पहले ही उसकी पिछली दुनिया की प्रणाली को बहुत पहले उखाड़ फेंका था। इस पुस्तक के साथ चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि अब उसे इस दुनिया की साधना प्रणाली की अधिक मजबूत समझ है। बहुत देर बाद नहीं, चंद्रगुप्त ने अलमारियों से 1 दर्जन पुस्तकें पढ़ना समाप्त कर लिया था। आधी पुस्तकें साधना पर अंतर्दृष्टि के साथ साथ उन समस्याओं के बारे में बात करती थीं जो एक साधक अनुभव कर सकता है। दूसरी आधी साधना तकनीकों के बारे में पुस्तकें थीं, लेकिन इन तकनीकों में से सबसे मजबूत केवल उच्च भूस्तर पर थीं। चंद्रगुप्त ने जो सबसे उपयोगी पाया वह कारगिल विद्यापीठ के पहले प्रधानाचार्य ब्रायन का व्यक्तिगत पत्र था। चंद्रगुप्त की आंखें नील मुद्रा के बक्से पर घूम गईं। प्रधानाचार्य के अनुसार नील मुद्रा के बक्से में एक निम्न दिव्य स्तर की तकनीक थी। यद्यपि चंद्रगुप्त को इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि एक दिव्य स्तर की तकनीक कितनी मूल्यवान थी, लेकिन वह जानता था कि यह अभी भी काफी अमूल्य खजाना था। आखिरकार दिव्य स्तर की तकनीकें आर्यावर्त महाद्वीप पर दूसरी सबसे मजबूत प्रकार की तकनीक थीं। इससे केवल एक और स्तर ऊंचा था, देव स्तर। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे नील मुद्रा का बक्सा खोला, केवल अंदर एक हाथ के आकार की पुस्तक देखने के लिए। पुस्तक के कवर के शीर्ष पर बोल्ड घसीट में शब्द लिखे थे, चित्ताकर्ष संग्रह सूत्र। जिस क्षण पुस्तक ने उसके हाथ को छुआ, चंद्रगुप्त ने अपनी बाह में एक कोमल अनुभूति महसूस की। ये लगभग ऐसा था जैसे पुस्तक में गर्मजोशी की भावना थी, इस तथ्य के बावजूद कि इसे पहले कभी नहीं छुआ गया था। पुस्तक किसी प्रकार के जादुई प्राणी के चमड़े से बनी थी। यह अत्यंत कोमल और मजबूत थी और किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना कठिन था। उसने धीरे धीरे पुस्तक को बक्से से बाहर निकाला और ध्यान से उसे पढ़ने के लिए पन्ने पलटने शुरू कर दिए। वह इसे एक गंभीर चेहरे के साथ पढ़ रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त जानता था कि इतनी मजबूत साधना तकनीक मिलना अत्यंत दुर्लभ था। यद्यपि उसने शुरू में इस तकनीक का अभ्यास करने की योजना नहीं बनाई थी, बस इसे देखने से कम कुछ लाभ होंगे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी समस्या में मदद करने के लिए पुस्तक के भीतर कुछ मूल्यवान खोज पाएगा या नहीं। 4 घंटे बाद चंद्रगुप्त की आंखें आखिरकार पुस्तक से दूर हट गईं, जैसे उसने चिंतन में अपना सिर झुकाया। उसे यकीन हो जाने के बाद कि उसने पुस्तक की सामग्री को स्मृति में अंकित कर लिया है, उसने इसे मूल बक्से में लौटा दिया और फिर वापस मेज पर चला गया। उसकी आंखों ने पुस्तकों की अलमारियों को देखा, फिर उसने एक आह छोड़ी। थोड़ा पछतावा न होने पर वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। हालांकि चंद्रगुप्त ने आज पुस्तकालय के 7वें स्तर में बहुत लाभ उठाया था। नीचे जाते समय चंद्रगुप्त ने पुस्तकालय के 6ठे स्तर पर एक नज़र डाली। यद्यपि 6ठे स्तर के भीतर की पुस्तकें 7वें स्तर जितनी मूल्यवान नहीं थीं, उनसे प्राप्त ज्ञान में लाभ अभी भी बहुत अच्छे थे। चंद्रगुप्त के लिए पूर्ववर्तियों ने उन पुस्तकों में अपना ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान की थी, इसलिए ज्ञान अत्यंत लाभकारी साबित होगा। चंद्रगुप्त ने आर्यावर्त महाद्वीप के कई अलग अलग आध्यात्मिक खजानों के बारे में बहुत कुछ सीखा था, कुछ ऐसा जो पुस्तकालय के पहले 5 स्तरों पर कहीं नहीं मिल सकता था। जब तक चंद्रगुप्त पुस्तकालय से बाहर चला गया, आकाश पहले ही अंधेरा हो चुका था। अनजाने में वह पहले ही पूरा दिन पुस्तकालय के अंदर बिता चुका था, यहाँ तक कि वह खाना भी भूल गया था। गुर्रर। उसी क्षण चंद्रगुप्त के पेट ने अप्रत्याशित रूप से एक जोरदार आवाज निकाली।
चंद्रगुप्त ने अपने पेट को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जो वर्तमान में इतना खाली था कि उसमें थोड़ा दर्द होने लगा था। वह असहाय होकर मुस्कुराया और फिर भोजनालय की ओर चलने लगा। जल्दी से अपना रात का भोजन समाप्त करने के बाद चंद्रगुप्त सीधे छात्रावासों में वापस चला गया। रास्ते में वह काफी छात्रों की निगाहों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। उनकी नज़रों में ईर्ष्यालु, सम्मानजनक, ईर्ष्यालु और अन्य सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां थीं। चंद्रगुप्त ने आसपास के ध्यान पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना एक तिरछी नज़र के छात्रावास की ओर चल दिया। छात्रावास में प्रवेश करने के बाद वह देख सकता था कि दूरी में उसके कमरे के सामने एक परिचित आकृति खड़ी थी। उसने राहत महसूस की, जैसे उसने महसूस किया कि यह उसका बड़ा भाई चंद्रसेन था। इतनी देर हो गई है और फिर भी बड़ा भाई मेरे यहाँ लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ जरूरी बात है जो वह वास्तव में मुझे बताना चाहता है? चंद्रगुप्त ने आंतरिक रूप से अनुमान लगाया। उसने अपनी गति तेज कर दी और उसके पास दौड़ा। बड़े भाई, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो कल तक इंतजार नहीं कर सकती? चंद्रगुप्त ने पूछा, जैसे वह चंद्रसेन के पास गया। चंद्रगुप्त को पास आते देखकर चंद्रसेन का चेहरा कड़वा हो गया और उसने एक आह के साथ कहा, आई चौथे भाई, तुम आखिरकार लौट आए। तुम आज कहाँ भाग गए थे? मैंने काफी हद तक पूरे विद्यापीठ को खोज लिया, फिर भी मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका, इसलिए मैं अब पूरे दिन यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, बड़े भाई, क्या तुम मुझे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज के लिए ढूंढ रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंद्रसेन खुशी से मुस्कुराया और एक उत्साहित स्वर में कहा, बेशक कुछ है। इसके अलावा ये कुछ बड़ा है। चलो चौथे भाई, बात करने के लिए कमरे में चलते हैं। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए अपनी आकाश पेटी से चाबी निकाली। ये कमरे का दरवाजा नया बदला गया था, क्योंकि आना वाला उपप्रधानाचार्य द्वारा चूर चूर कर दिया गया था। कमरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद चंद्रसेन ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर तत्काल कहा, चौथे भाई, वंश ने अभी अभी एक संदेश भेजा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा बड़ा भाई वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता है। ये सुनकर चंद्रगुप्त उलझन में था और उसने उलझन में पूछा, बड़े भाई, वास्तव में क्या हुआ है? चंद्रसेन चंद्रगुप्त के बिस्तर पर बैठ गया और एक खुश मुस्कान के साथ कहा, चौथे भाई, मुझे लगता है कि तुम अभी तक नहीं जानते। पिताश्री ने पहले ही तुम्हारे लिए विवाह तय कर दिया है। ये सुनकर चंद्रगुप्त की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से चौंक गई। आखिरकार अपने होश में लौटने के बाद उसने एक अविश्वसनीय और चौंकी हुई स्वर में पूछा, क्या? एक विवाह प्रस्ताव? चंद्रसेन ने उग्र रूप से सिर हिलाया और उत्साह से उत्तर दिया, ये सही है चौथे भाई। इसके अलावा तुम्हारी साथी सम्राट की तीसरी राजक छोटे उमारी है, राजकुमारी गीता। मैंने सुना है कि यह विवाह प्रस्ताव यहाँ तक कि सम्राट का अपना सुझाव था। ये सुनकर चंद्रगुप्त की अभिव्यक्ति तुरंत अधिक गंभीर हो गई। उसने महसूस किया कि यह स्थिति अत्यंत असामान्य थी और इसके अलावा उसने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। वह इस तथ्य से असंतुष्ट महसूस कर रहा था कि सकी अपनी शादी उसके वंश द्वारा उसके बिना तय की गई थी। दूसरों द्वारा इस तरह का भाग्य तय किया जाना चंद्रगुप्त को अत्यंत घृणित लगा। चंद्रगुप्त की अभिव्यक्ति को देखकर चंद्रसेन ने सोचा कि चंद्रगुप्त राजकुमारी गीता की उपस्थिति को लेकर चिंतित था। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। चौथे भाई, चिंता मत कर। यद्यपि मैंने कभी राजकुमारी गीता को नहीं देखा, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुना है। राजकुमारी गीता सम्राट की तीसरी पुत्री है। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर है और उसका रूप शहरों को उसके लिए लड़ने के लिए पर्याप्त है। छोटी उम्र से वह एक प्रतिभाशाली प्रतिभा रही है। उसने न केवल 4 कलाओं में महारत हासिल की है, वह साधना में भी काफी प्रसिद्ध प्रतिभा है। 15 वर्ष की आयु में राजकुमारी गीता 7वें साधक ऊर्जा स्तर तक पहुंच गई थी। सम्राट ने उसे काफी लाड़ प्यार दिया है। वह सम्राट की प्रिय व्यक्ति है। सम्राट उसे हर संभव तरीके से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर चंद्रसेन ने आह भरी। राजकुमारी गीता की पहचान ही उसका एकमात्र अच्छा बिंदु नहीं है, केवल साधना में उसके उपहार के साथ, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना बड़ा भाई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। चौथे भाई, महाराज ने राजकुमारी को तुमसे ब्याह दिया है। ये सौभाग्य की बात है, इसलिए अपने चेहरे पर ऐसा खट्टा भाव मत रखो। चंद्रगुप्त केवल आंतरिक रूप से एक आह ही छोड़ सका।
चंद्रसेन उसके विचारों को बिल्कुल नहीं समझ सका। राजकुमारी गीता की सुंदरता के बावजूद चंद्रगुप्त बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। वह भी केवल अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था, वह उसका क्षणिक लड़की के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। चंद्रगुप्त ये भी जानता था कि सम्राट कारगिल विद्यापीठ के भीतर उसकी अपनी उपलब्धियों से अवगत था, अन्यथा कोई रास्ता नहीं था कि सम्राट अपनी बेटी को उससे ब्याहने के अपने निर्णय पर इतना दृढ़ होता। क्योंकि यह विवाह प्रस्ताव सम्राट द्वारा प्रस्तावित किया गया था, चंद्रगुप्त विवाह के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल शक्तिहीन था। उसके माता पिता भी शाही परिवार के साथ दोस्ती स्थापित करने का मौका छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, उनके साथ संबंध की तो बात ही छोड़ दें। सम्राट के प्रस्ताव को वापस लेने के अलावा चंद्रगुप्त के लिए इसे अस्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए उसे चुपचाप इसे स्वीकार करना होगा। केवल एक चीज जिसने चंद्रगुप्त को राहत दी, वह ये तथ्य था कि यह निर्णय केवल हाल ही में बनाया गया था। विवाह के लिए आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई थी, जिसका मतलब था कि शादी फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दी जा रही थी। इसने उसे सांस लेने के लिए एक अच्छी समय अवधि दी। चंद्रगुप्त आखिरकार इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। अपने पिछले जीवन में चंद्रगुप्त एक पथिक था जो दुनिया भर में यात्रा करना पसंद करता था। बिना स्थायी निवास के और धरती माता को अपने बिस्तर के रूप में उपयोग करते हुए अपने बगल में एक और व्यक्ति के साथ, वह अब उस जीवन शैली को जारी नहीं रख पाएगा। चंद्रसेन के जाने के बाद चंद्रगुप्त अपने आप बिस्तर पर बैठ गया और गहराई से विचार किया। किसी को स्वीकार करना होगा कि उसके वंश की खबर बहुत अचानक थी। चंद्रगुप्त को अप्रस्तुत पकड़ लिया। मैं अपना शेष समय साधना करने में ही बिता दूं। आखिरकार शक्ति ही सब कुछ तय करती है। जब मेरी ताकत काफी मजबूत हो जाएगी तो सम्राट भी कुछ नहीं कह पाएगा। चंद्रगुप्त ने आह भरी। जैसे उसने साधना जारी रखी, चंद्रगुप्त ने अपनी आकाश अंगूठी के भीतर ढेर से एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल निकाला। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे साधना के लिए प्राणी मूल के भीतर से शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले साधकत्व में सफलता हासिल करने के बाद से वह पहली बार साधना कर रहा था। पिछले 2 शाम वह साध का शस्त्र का उपयोग और नियंत्रण करने के तरीके से खुद को परिचित कर रहा था। ठीक जैसे ही चंद्रगुप्त ने प्राणी मूलों के भीतर से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, जिस गति से प्राणी मूल उससे अवशोषित हो रहा था, वह तेज और तेज होता जा रहा था। लगभग ऐसे जैसे सारा नियंत्रण खो गया हो, जैसे ऊर्जा उसमें दौड़ पड़ी। जैसे ही ऊर्जा उन्मत्त रूप से उसमें दौड़ी, दर तुरंत सामान्य से कई 100 गुना तेज गति से बढ़ गई। साधना गति में अचानक वृद्धि के कारण चंद्रगुप्त का चेहरा आश्चर्य से फड़क गया। यद्यपि प्रत्येक साधक अपनी साधना गति बढ़ाने की बहुत इच्छा रखता था, चंद्रगुप्त की साधना गति पहले ही एक भयानक स्तर तक पहुंच चुकी थी। प्राणी मूल से ऊर्जा के अवशोषण की इस दर के साथ चंद्रगुप्त के पास इसे परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, जो उसके लिए बिल्कुल भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता था, क्योंकि ऊर्जा जो उसके द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थी, वह नियंत्रित छोटी ईता नहीं थी और केवल उसके अपने शरीर के भीतर उसके खिलाफ विद्रोह करेगी। इस तरह का अंतिम परिणाम ऐसे परिणामों को जन्म देगा जिसमें चंद्रगुप्त को हल करने में कठिन समय लगेगा। चंद्रगुप्त ने तुरंत प्राणी मूल से शक्ति को अवशोषित करना बंद कर दिया। केवल एक चीज जो आनंदित होने योग्य थी, वह ये थी कि प्राणी मूल का बड़ी ही ऊर्जा के अपने अवशोषण को रोकने की उसकी प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली गई थी। कोई भयानक और अनियंत्रित दृश्य नहीं हुआ था, अन्यथा वह डर गया था कि वह वास्तव में गहरी मुसीबत में पड़ जाता। चंद्रगुप्त ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे उसने अपने हाथ में प्राणी मूल पर एक नज़र डाली। यद्यपि वह बहुत लंबे समय से प्राणी मूल के भीतर से ऊर्जा अवशोषित नहीं कर रहा था, वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल के भीतर की ऊर्जा पहले की तुलना में काफी कम थी। प्राणी मूल आकार में भी सिकुड़ गया था। चंद्रगुप्त इस नए परिवर्तन पर आश्चर्य से हाँफने लगा। यद्यपि एक प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल में ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा नहीं थी, साधक बनने से पहले एक प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल के भीतर सभी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए उसे कम से कम 3 रातों की आवश्यकता होती थी। उसने थोड़े से समय में प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल से ऊर्जा अवशोषित करने में बिताया था। अंदर की ऊर्जा की मात्रा पहले ही काफी कम हो गई थी। चंद्रगुप्त संभवतः ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसने उस थोड़े से समय में अपने शरीर में कितनी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी।
उसके बाद चंद्रगुप्त ने तुरंत एक बार फिर अपने आंतरिक शरीर का निरीक्षण किया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए वह उस ऊर्जा का कोई भी पता नहीं लगा सका जो उसने अभी अभी अवशोषित की थी। उसके मूलाधार ने कोई परिवर्तन नहीं दिखाया और अंदर की ऊर्जा में भी वृद्धि का कोई संकेत नहीं था। ये लगभग ऐसा था जैसे अभी का पूरा प्रदर्शन केवल एक भ्रम था जो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि चंद्रगुप्त स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि प्राणी मूल में ऊर्जा अब पहले से कम थी, तो चंद्रगुप्त ने सोचा होता कि यह स्थिति पूरी तरह से उसके दिमाग में थी। ये स्थिति समझने के लिए बहुत अजीब थी। उसकी आंखें गहरे विचार में एक साथ सिकुड़ गईं, लेकिन उसने इसके बारे में कितना भी सोचा, चंद्रगुप्त पूरी तरह से उलझन में था। अंत में चंद्रगुप्त केवल समस्या को एक तरफ रख सका और अवशोषित ऊर्जा को साधना करना शुरू कर दिया। हालांकि अवशोषण की उस तीव्र दर का अनुभव करने के बाद चंद्रगुप्त अब बहुत सावधान था और पिछली बार की तरह ही स्थिति से बचने के लिए अपने पूरे शरीर पर ध्यान दे रहा था। लेकिन फिर किसने सोचा होगा कि जिस क्षण उसने साधना शुरू की, वही घटना जो पिछली बार हुई थी, एक बार फिर घटित होगी। उसके हाथ में प्राणी मूल ने एक हल्की चमक उत्सर्जित की, क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा एक अकल्पनीय गति से बाहर निकली, फिर उसकी बाहों की नसों के अंदर समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त अपने बिस्तर पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त हो गया, बिना सबसे छोटी हरकत हुए। अभी उसने अंततः पुष्टि कर ली थी कि यह वास्तव में हो रहा था, और यह केवल किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। ठीक जैसे ही चंद्रगुप्त तब प्राणी मूल की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करने वाला था, उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। उसका पूरा दिमाग एकाग्रता के उच्चतम स्तर तक उठ गया, जैसे उसने इस स्थिति से खुद को परिचित कराने की कोशिश की। वह स्पष्ट रूप से समझना चाहता था कि उसके शरीर के भीतर क्या हो रहा था, और अवशोषण में अचानक भयानक वृद्धि का कारण क्या था। इसके अलावा चंद्रगुप्त जानना चाहता था कि ऊर्जा बस उसके मूलाधार में एक समुद्र में एक पत्थर की तरह क्यों गायब हो गई थी, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रही थी। चंद्रगुप्त के हाथों के भीतर का प्राणी मूल काफी सिकुड़ गया था, और उसके अंदर की ऊर्जा लगातार उसके छिद्रों के माध्यम से उसकी बाहों की नसों में बह रही थी। ऊर्जा के इतने बड़े प्रवाह के साथ उसकी बाह में दौड़ते हुए चंद्रगुप्त की त्वचा बहिराज से थोड़ी दर्द महसूस करने लगी थी। जब वह 2 दिन पहले विश्व सत्व अवशोषित कर रहा था, उसकी अवस्था बहुत अधिक कोमल थी, इसलिए अवशोषण की तेज दर ने उसे बहुत अधिक परेशान नहीं किया था। लेकिन प्राणी मूल अलग था। प्राणी मूल में एक जादुई प्राणी की ऊर्जा संघनित थी। ऊर्जा कितनी भी मजबूत हो या आत्मा कितनी भी शुद्ध हो, ये विश्व सत्व की क्षमताओं से कहीं बेहतर थी। प्राणी मूल में अंदर एक उग्र तत्व भी था, इसलिए जब चंद्रगुप्त उसके भीतर से ऊर्जा अवशोषित कर रहा था, उसने एक प्रतिक्रिया महसूस की। चंद्रगुप्त ने दर्द पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय पूरी तरह से अपना ध्यान अपने अंदर हो रही स्थिति पर केंद्रित कर दिया। प्राणी मूल के भीतर से अधिकांश ऊर्जा उसके मूलाधार की ओर बढ़ी और बह गई, केवल एक छोटा सा हिस्सा उसके शरीर में आत्मसात हो गया। हालांकि जब चंद्रगुप्त ने पता लगाया कि ऊर्जा कहाँ जा रही थी, उसका चेहरा उज्ज्वल हो गया, क्योंकि ऊर्जा उसके मूलाधार के भीतर नीली और बैंगनी चमक की ओर बह रही थी। ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से 2 चमकती गेंदों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जैसे उसने अपने हाथों में प्राणी मूल को भारी रूप से घूरा। उसे फेंकते हुए उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और हमेशा की तरह विश्वसत्व साधना करना शुरू कर दिया। विश्वसत्व उसकी ओर एक स्थिर धारा में बहने लगा, तेज और तेज। यद्यपि गति कम से कम उसकी नियमित गति से 1 दर्जन गुना तेज थी, लगभग 99% विश्वसत्व उसके मूलाधार के भीतर प्रकाश की 2 चमक द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, जबकि वह शेष राशि का केवल 1% अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था। यह महसूस करने के बाद चंद्रगुप्त ने विश्वसत्व का उपयोग करके साधना पर भरोसा करने का फैसला किया। हालांकि जिस गति से वह विश्वसत्व साधना और परिष्कृत कर रहा था, वह उसकी सामान्य गति से 10 गुना धीमी थी। इस निष्कर्ष के साथ चंद्रगुप्त की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसकी अपनी व्यक्तिगत साधना दर उसकी मूल दर के 10वें हिस्से तक कट गई थी, कुछ ऐसा जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसके मूलाधार में 2 चमक इतनी परेशानी भरी होंगी। उसके बाद चंद्रगुप्त ने एक बार फिर प्राणी मूल की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। उसका गंभीर चेहरा धीरे धीरे ढीला हो गया, जैसे वह सोचने लगा। यदि वह प्राणी
मूल से ऊर्जा का उपयोग करके साधना करता तो उसकी साधना दर उतनी धीमी नहीं होती जितनी साधक बनने से पहले थी, इसके बजाय ये 3 गुना तेज होगी। सबसे बड़ी खामी ये थी कि इस तरह से ऊर्जा को अवशोषित करने में लगने वाली मात्रा के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी। चंद्रगुप्त ने यहाँ तक कि परिश्रम से पसीना बहाना भी शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद अपनी साधना रोकते हुए उसने खिड़की के बाहर पूरी तरह से अंधेरे आकाश को देखा और असहाय होकर आह भरी। यदि उसके मूलाधार में चमक हर बार जब वह साधना करता तो जबरदस्ती उसकी ऊर्जा ले लेती, तो उसके भविष्य में चर केवल अधिक कठिन होते जाएंगे। आखिरकार केवल विश्व सत्व को अवशोषित करने पर भरोसा करने से उसे उसकी साधना गति का 10वां हिस्सा मिलता था। प्राणी मूल से ऊर्जा अवशोषित करने से उसकी गति 3 गुना हो जाती थी, जबकि उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा और ध्यान भी अधिक खर्च होता था, कुछ ऐसा जिसे चंद्रगुप्त सहन नहीं कर सकता था। एक प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल को अवशोषित करने में मूल रूप से चंद्रगुप्त को 3 रातें लगती थीं। अभी उसी प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल को अवशोषित करने के लिए उतना ही समय चाहिए था जितना कि एक कप चाय बनाने और पीने में लगता है। इसका मतलब था कि एक रात में चंद्रगुप्त 50 प्रथम श्रेणी के प्राणी मूल अवशोषित कर सकता था। यहाँ तक कि यदि चंद्रगुप्त पैसे से बना होता तो ये कहना मुश्किल होता कि क्या चंद्रगुप्त खपत और अवशोषण की इस नई दर के साथ रह सकता है। चंद्रगुप्त ने तुरंत खुद को संभाला। अपने ज्ञान के अनुसार वह जानता था कि रास्ते में ये छोटी सी बाधा पार करने के लिए बहुत कठिन नहीं थी। एक कदम है। यदि मेरे पास और प्राणी मूल नहीं है तो मैं बाहर जाऊंगा और शिकार करूंगा। ऐसा नहीं है कि भविष्य में ऊर्जा हमेशा मुझसे इस तरह ली जाएगी। इस विचार के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी आकाश पेटी के भीतर से प्राणी मूलों का एक बैच निकाला और एक बार फिर साधना जारी रखी। रात जल्दी बीत गई। दूसरी सुबह आ गई। चंद्रगुप्त की दैनिक साधना अवधि समाप्त हो गई। उसके द्वारा उपयोग किए गए प्राणी मूलों की मात्रा का जायजा लेते हुए उसने सदमे में एक तीखी सांस खींची। एक ही रात के दौरान उसने अप्रत्याशित रूप से 56 प्रथम श्रेणी के प्राणी मूलों से ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। चंद्रगुप्त ने कड़वाहट से मुस्कुराया। भले ही उसकी आकाश पेटी में प्राणी मूलों की एक धनी मात्रा थी, खपत की इस दर के साथ प्राणी मूल कुछ दिनों से अधिक नहीं चलेंगे। जब अवशोषित करने के लिए और नहीं होंगे, चंद्रगुप्त तब विश्व सत्व पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। अभी चंद्रगुप्त केवल आशा कर सकता था कि उसका मूलाधार और उसके अंदर प्रकाश की 2 चमक ऊर्जा से संतृप्त हो जाएंगी और जब वह साधना करेगा तो उससे ऊर्जा लेना बंद कर देंगी। ऐसा लगता है कि मुझे बाद में कुछ प्राणी मूलों के लिए जादुई प्राणियों के जंगल की यात्रा करनी होगी। चंद्रगुप्त ने अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया। एक शांत दिल के साथ चंद्रगुप्त अपने कमरे से निकल गया और विद्यापीठ के बाहर उपवन की ओर चल दिया, ताकि अपने बड़े भाई को लड़ाई से संबंधित कुछ तकनीकें सिखाने में मदद कर सके, साथ ही उसे कुछ युद्ध का अनुभव दिलाने में भी मदद कर सके। जैसे ही सूरज उगा, चंद्रगुप्त ने चंद्रसेन को सिखाने के लिए कड़ी मेहनत की। अंततः जैसे ही सूरज अपने उच्चतम बिंदु पर था, चंद्रगुप्त ने अपनी व्याख्याएं समाप्त कर दीं। बड़े भाई, हम अभी के लिए यहाँ रुकेंगे। जहाँ तक अपनी ऊर्जा का उपयोग करने और रूपांतरित करने की बात है, तुम्हें इसे समझने में कुछ समय बिताना होगा। लेकिन जब युद्ध के अनुभव की बात आती है तो तुम्हें बस दूसरों के साथ लड़ना होगा ताकि धीरे धीरे सुधार हो सके, इसलिए अपने आप इतनी सावधानी से अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं है। चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई से कहा। पिछले कुछ दिनों के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी सुबह चंद्रसेन को तकनीकों और लड़ाई के विभिन्न पहलुओं को सिखाने में बिताई थी। चंद्रसेन ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, चौथे भाई। अभी चंद्रसेन ने यह नहीं सोचा कि अपने चौथे भाई से सीखना एक अजीब घटना थी। वह नहीं जानता था कि चंद्रगुप्त की जीवनशैली चंद्रवंश हवेली में कैसी थी, लेकिन वह बता सकता था कि उसका अपना भाई एक प्रतिभाशाली प्रतिभा था। कुछ विशेष ध्यान प्राप्त करना सामान्य होता, इसलिए ये सोचना बहुत दूर की बात नहीं थी कि चंद्रगुप्त ने ये चीज़ें वंश के बुजुर्गों से सीखी थीं। इसके अलावा चंद्रसेन जानता था कि चंद्रगुप्त को पुस्तकें पढ़ना पसंद था, अक्सर पूरे दिन विद्यापीठ के पुस्तकालय के अंदर बिताता था। इसलिए यह संभव था कि वह जो कुछ चीज़ें जानता था वह भी पुस्तकालय से आई हैं। ओह बड़े भाई, तुम धीरे धीरे अपने आप अभ्यास करो, मैं पहले जाऊंगा। उसके साथ चंद्रगुप्त उपवन से बाहर चला गया, अपने भाई को अपने आप प्रशिक्षण जारी रखने के लिए छोड़ दिया।
विद्यापीठ के एक प्रशिक्षण मैदान के बीच में एक ही विद्यापीठ वर्दी पहने दो युवक एक दूसरे के खिलाफ उग्र रूप से लड़ रहे थे। उनमें से एक ने एक विशाल ब्लेड पकड़ा हुआ था जो एक उग्र लाल जल रहा था, क्योंकि यह एक तेजस्वी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसे मजबूत हथियार का मालिक कारगिल विद्यापीठ का प्रतिभाशाली साधना प्रतिभा था चंद्रकांत। चंद्रकांत का प्रतिद्वंद्वी एक विशाल तलवार पकड़े हुए था जो नीले रंग की थी। वह चंद्रकांत से बड़ा लग रहा था, हालांकि उसका चेहरा पसीने से टपक रहा था जैसे उसने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वे उग्र रूप से लड़े, लेकिन एक बोधगम्य व्यक्ति यह बताने में सक्षम होता कि नीली तलवार चलाने वाले को लाल तलवार चलान ए वाले के खिलाफ आंख मूंद कर बचाव करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मेरे स्वामी, मैं हार मानता हूं। मैं अब और अपना बचाव नहीं कर सकता, नीली तलवार वाले ने चिल्लाया। उसे सुनकर चंद्रकांत ने तुरंत रुक गया और अपने हाथ में तलवार को गायब होने दिया। शार्द, ऐसा लगता है कि जिस अवधि के लिए तुम अपना बचाव कर सकते हो वह छोटी और छोटी होती जा रही है। लगता है कि तुम्हें भविष्य में और मेहनत करनी होगी, वर्तमान तुम अतीत की तुलना में कमजोर हो। युवक ने एक कड़वी मुस्कान दी, जैसे वह हंसा। मेरे स्वामी, ऐसा नहीं है कि मेरी ताकत खराब हो रही है, बल्कि यह है कि तुम्हारी ताकत मुझसे तेजी से बढ़ रही है। मैं अब तुम्हारे लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। चंद्रकांत ने ये शब्द सुनते ही अपने आप पर गर्व महसूस किया। उसी क्षण विद्यापीठ की वर्दी पहने एक और छात्र अपने हाथ में एक लिफाफा लिए चंद्रकांत की ओर दौड़ता हुआ आया। स्वामी चंद्रकांत, वंश के बुजुर्गों से एक पत्र आया है। छात्र की चीख सुनते ही चंद्रकांत का चेहरा गंभीर हो गया। उससे पत्र लेते हुए चंद्रकांत ने पत्र को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने पत्र की सामग्री पढ़ी, चंद्रकांत का चेहरा गहरा और गहरा होता गया, क्योंकि उसकी आंखें उनके भीतर एक उग्र क्रोध दिखाने लगीं। चंद्रकांत की प्रतिक्रिया को देखकर वह युवक जिसने अभी अभी उसके साथ प्रशिक्षण किया था, सावधानी से पूछा, स्वामी चंद्रकांत, क्या बात है? क्या संप्रदाय में कुछ बुरा हुआ है? अपने हाथों को एक साथ मुट्ठी में बंद करते हुए पत्र कागज की एक मुड़ी हुई गेंद बन गया। जैसे चंद्रकांत अधिक से अधिक क्रोधित होता गया, उसकी आंखों में भाव पहले ही अत्यधिक घृणा का भाव रखने के लिए विकसित हो चुका था। चंद्रगुप्त वर्मा। चंद्रकांत ने अपने दांत पीस लिए, जैसे उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में मजबूती से जकड़ गईं। बस उसे देखकर कोई बता सकता था कि वह कितना क्रोधित था। चंद्रकांत को चंद्रगुप्त वर्मा का नाम लेते सुनकर युवक और भी उलझन में पड़ गया। एक बार फिर पूछने के लिए अपना मुंह खोलते हुए उसने कहा, स्वामी चंद्रकांत, दुनिया में क्या हुआ है? चंद्रकांत एक गहरी आवाज के साथ गुर्राया, महाराज ने अभी अभी राजकुमारी गीता का विवाह चंद्रगुप्त वर्मा से तय कर दिया है और पहले ही इसे आधिकारिक घोषित कर दिया है। उसे सुनते ही युवक का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि चंद्रकांत के मन में राजकुमारी के लिए कोमल भावनाएं थीं। जब से चंद्रकांत ने पहली बार उसे शाही महल में देखा था, उसने अनिवार्य रूप से उसकी सुंदरता को एक देवी के समान स्तर पर रखा था और उसके प्रति एक गहरा मोह विकसित कर लिया था। तब से वह उन भावनाओं से उबर नहीं पाया था। चंद्रकांत के अपने दिल के भीतर उसने पहले ही राजकुमारी गीता को अपना चिन्हित कर लिया था। आखिरकार गौरी राज्य के भीतर वह उसके जैसी राजकुमारी के लिए एकमात्र उपयुक्त योग्यता था। चाहे वह पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या उसकी अपनी साधना प्रतिभा, चंद्रकांत इन दो क्षेत्रों में बिल्कुल भी कम नहीं था। उसके हिमाद्री संप्रदाय के साथ उनके पास ऐसी शक्ति थी जो लगभग गौरी राज्य के शाही परिवार की शक्ति का मुकाबला करती थी। संप्रदाय के भीतर ही चंद्रकांत की स्थिति किसी भी अन्य व्यक्ति से परे राजसी थी। अतीत में चंद्रकांत कई बार चाहता था कि उसके माता पिता सम्राट से राजकुमारी का हाथ मांगें, लेकिन उसके माता पिता लगातार चाहते थे कि वह इसके बजाय साधना पर ध्यान केंद्रित करे। वे नहीं चाहते थे कि अंत में उसकी साधना एक लड़की से बाधित हो। राजकुमारी को प्रस्ताव देने में मदद करने के लिए उसके माता पिता के इनकार ने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने मन में चंद्रकांत ने फैसला कर लिया था कि राजकुमारी गीता पहले से ही उसकी थी और कोई और उसे उससे छीनने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार गौरी राज्य के भीतर राजकुमारी गीता के योग्य कोई और नहीं था जिससे वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि कारगिल विद्यापीठ में किसी और से मिलेगा जो खुद से कमजोर नहीं था। चंद्रगुप्त वर्मा की साधना में प्रतिभा ने उसकी अपनी प्रतिभा को पीछे छोड़ दिया था और उसने चंद्रकांत का कारगिल विद्यापीठ के नंबर 1 साधना प्रतिभा का खिताब भी छीन लिया था।
न केवल उसने वह चुराया बल्कि चंद्रगुप्त वर्मा ने उसके एकमात्र प्रेम को भी चुरा लिया था, जिससे चंद्रकांत इसे और सहन नहीं कर सका। चंद्रकांत के खिलाफ लड़ने वाले युवक ने सावधानी से उसे देखा, फिर फुसफुसाने से पहले, मेरे स्वामी, अब तुम क्या करने की योजना बनाते हो? उद्धरण चिन्ह। चंद्रकांत की आंखें एक हत्यारे रंग से चमक उठीं, जैसे वह गुर्राया, राजकुमारी गीता मेरी है, गौरी राज्य के भीतर केवल मैं ही उससे शादी करने के लिए उपयुक्त हूँ। उसकी आवाज़ एक अतृप्त घृणा से भरी थी। शार्द, कुछ लोगों को ले आओ, हम चंद्रगुप्त वर्मा की ओर जाएंगे। इस बार हम निश्चित रूप से उसे किसी और की स्त्री को चुराने की कोशिश करने का सबक सिखाएंगे। जी, मेरे स्वामी। युवक तुरंत लोगों को इकट्ठा करने के लिए भाग गया। चंद्रकांत की ताकत के कारण उसने जल्दी से लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा कर लिया। उनमें से कम 16 थे और वे सभी कुलीन परिवारों से थे और साधकत्व तक पहुंच चुके थे। केवल यही नहीं, बल्कि छोटी इन लोगों के बहुमत के प्राणी मूल चंद्रगुप्त द्वारा उनसे लिए गए थे, जिससे वे जंगल में कार्य में असफल हो गए थे। इसलिए उस कारण से वे सभी उसके प्रति एक शिकायत रखते थे, और जब चंद्रकांत ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनमें से प्रत्येक ने उत्सुकता से इसमें भाग लेने के लिए साइन अप किया। समूह में 2 अन्य लोग थे जिनसे चंद्रगुप्त बहुत परिचित था। वे थे लोकेश वंश के लोकपाल और कादियान वंश के कादियान। चंद्रकांत ने सभी पर एक स्थिर नज़र डाली, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक कि यदि हम चंद्रगुप्त वर्मा को एक अपंग में बदल दें, चंद्रवंश कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आज यहाँ एकत्रित लोगों के प्रभाव की कोई छोटी मात्रा नहीं है। यहाँ तक कि सम्राट को भी सिरदर्द होगा यदि वह चंद्रगुप्त वर्मा की रक्षा करने की कोशिश करे। चंद्रकांत को विश्वास था कि वह एक निष्पक्ष लड़ाई में चंद्रगुप्त वर्मा को हरा सकता है, लेकिन अब जब महाराज ने आधिकारिक तौर पर चंद्रगुप्त वर्मा और राजकुमारी गीता के बीच शादी की घोषणा कर दी थी, उसकी स्थिति पहले की तुलना में काली और सफ़ेद की तरह थी। न केवल उसके पास चंद्रवंश का समर्थन था, बल्कि अब उसके पास शाही परिवार का भी समर्थन था। इस संयोजन के साथ, यहाँ तक कि चंद्रकांत जिसके पास शक्ति और प्रभाव की काफ़ी मात्रा थी, उसे योजना बनाने से पहले ध्यान से सोचने की आवश्यकता होगी। यदि वह एक साधारण सबक सिखाना चाहता था तो उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन चंद्रकांत ने नहीं सोचा कि यह इतना आसान होगा। इसलिए उस कारण से उसने कई प्रभावशाली लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया था। इस तरह के गठबंधन की शक्ति के साथ सम्राट को जांच करने से पहले 2 बार सोचना होगा। चंद्रवंश की खुद इस समूह के खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। शार्द, तुरंत किसी को चंद्रगुप्त वर्मा का स्थान खोजने के लिए भेजो। याद रखना, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि उप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को इसके बारे में पता चल जाता है तो हमारी सभी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। चंद्रकांत ने अपने प्रशिक्षण साथी को आदेश दिया। जी, मेरे स्वामी। उसके बाद शार्द ने या तो सीधे पैसे खर्च किए या विद्यापीठ के भीतर संबंधों पर भरोसा किया ताकि चंद्रगुप्त वर्मा के तत्काल स्थान को गुप्त रूप से सुना जा सके। उसी समय उसने पूरे विद्यापीठ को खोजने के लिए अपने भरोसेमंद लोगों में से काफी को भी भेजा। कारगिल विद्यापीठ के भीतर यह अत्यंत शांत था। चंद्रकांत और उसके लोगों के समूह की गतिविधियों से कुछ भी उत्तेजित नहीं हुआ था। 2 घंटे बाद वे 20 छात्र जिन्हें शार्द ने भेजा था, सभी एक एक करके लौट आए। स्वामी चंद्रकांत, हमने पूरे कारगिल विद्यापीठ को खोज लिया है, लेकिन चंद्रगुप्त वर्मा का कोई पता नहीं था। एक व्यक्ति ने उसे सूचना दी। चंद्रकांत ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, यह कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रगुप्त वर्मा वर्तमान में विद्यापीठ के भीतर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि चंद्रगुप्त वर्मा को पुस्तकालय में पढ़ना पसंद था। क्या तुमने उस इमारत को खोजा है? लोकपाल ने बगल से पूछा। यद्यपि लोकपाल चंद्रगुप्त द्वारा छुरा घोंपा गया था, दवा ने उसके शरीर को उस बिंदु तक ठीक कर दिया था कि वह नए जैसा अच्छा था। हमने पुस्तकालय भी खोजा है। चंद्रगुप्त वर्मा वहां नहीं है, खोज के नेता ने जारी रखा। उसी क्षण एक थोड़ा मोटा युवक बोला, मैंने सुना है कि चंद्रगुप्त वर्मा नवागंतुक राजा है। नवागंतुक राजा के पास पुस्तकालय के पहले 5 स्तरों में प्रवेश करने में सक्षम होने का विशेषाधिकार है। क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रगुप्त वर्मा 5वें स्तर के भीतर छिपा हुआ हो? यदि वह वास्तव में सच है तो हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वह बाहर नहीं आ जाता, इससे पहले कि हम कार्रवाई करें।
अपने साथी छात्र को सुनकर समूह में सभी ने सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने जो कहा था उसके पीछे कुछ तर्क था। खोज के प्रभारी नेता ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही पुस्तकालय के भीतर चपरासी महिला से पूछा, उसने कहा कि चंद्रगुप्त वर्मा आज बिल्कुल भी पुस्तकालय में दाखिल नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रगुप्त वर्मा वास्तव में विद्यापीठ के मैदानों के भीतर नहीं है? चंद्रकांत ने भौहें सिकोड़ लीं। उसी क्षण एक और छात्र थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहने से पहले, स्वामी चंद्रकांत, यद्यपि हमें चंद्रगुप्त वर्मा नहीं मिला, हमने पता लगाया कि चंद्रसेन पूर्वी उपवन में है। चंद्रसेन चंद्रगुप्त वर्मा का बड़ा भाई है। मुझे लगता है कि वह चंद्रगुप्त वर्मा के ठिकाने के बारे में जानता होगा। लोकपाल की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही फिर से गिर गई। उसे अभी अभी वह सब कुछ याद आया जो उस रात हुआ था। उसके कब्जे में प्राणी मूल सभी चंद्रसेन भाइयों और तीक्ष्ण द्वारा चुरा लिए गए थे। यद्यपि वह तीक्ष्ण पर बदला लेने की हिम्मत नहीं करता था, वह चंद्रगुप्त वर्मा के भाई चंद्रसेन का सामना करने के परिणामों से नहीं डरता था। बुरा नहीं, चंद्रसेन निश्चित रूप से जानता है कि चंद्रगुप्त वर्मा कहाँ गया था। मैं सुझाव देता हूं कि हम उससे पूछने जाएं। लोकपाल ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें खतरनाक रूप से चमक उठीं। ठीक है, हम पहले चंद्रसेन को ढूंढेंगे। बाकी सभी ने जल्दी से लोकपाल के सुझाव से सहमति व्यक्त की। अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए उनमें से एक दर्जन समूह से अलग हो गए और पूर्वी उपवन की ओर अलग अलग रास्ते ले लिए। जब उनमें से एक दर्जन उपवन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि चंद्रसेन अभी भी वहां था, अपनी युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था। चंद्रसेन की दृष्टि में लोकपाल की आंखें तुरंत घृणा से जल उठीं, मानो वह आग की लपटें उगल सकता हो। शायद चंद्रसेन अपने अभ्यास में बहुत अधिक लीन था, लेकिन उसने चंद्रकांत के लोगों के आगमन को महसूस नहीं किया। चंद्रकांत का समूह चंद्रसेन के पास गया और एक साथ वे उसे घेरते हुए एक घेरे में खड़े हो गए। यह महसूस करते हुए चंद्रसेन आखिरकार अपनी एकाग्रता से जाग गया। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, वह पहले ही दर्जनों छात्रों से घिरा हुआ था। चंद्रसेन की निगाहें उसके आसपास का सर्वेक्षण करने लगीं। दूसरे पक्ष के चेहरों पर भाव देखने के बाद उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया, क्योंकि उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। खासकर लोकपाल की घृणा भरी घूर को अपनी ओर देखने के बाद चंद्रसेन की अभिव्यक्ति भारी होने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम लोग क्या चाहते हो? चंद्रसेन ने कहा। उसे घेरने वाले एक दर्जन या उससे अधिक लोगों के बावजूद उसके चेहरे ने अभी भी भय का एक भी निशान नहीं दिखाया। लोकपाल ने ठंडेपन से हंसा। चंद्रसेन, क्या तुम्हें याद नहीं कि कुछ दिन पहले जंगल में क्या हुआ था? उसका चेहरा गहरा हो गया जैसे वह बोला और उसे घूरा। तुम्हारे समूह ने मेरी 3 दिनों की कड़ी मेहनत चुराने की हिम्मत की और मुझे असफल होने का कारण बना। इस तिरस्कार के लिए मैं निश्चित रूप से तुम्हें आंख के बदले आंख का भुगतान करूंगा। चंद्रसेन ने नाक से आवाज निकाली और लोकपाल के प्रति उसकी निगाहों में भय का कोई निशान नहीं दिखा। जैसे उसने ठंडेपन से कहा, लोकपाल, वह परेशानी थी जो तुम अपने ऊपर लाए थे। जो हुआ उसके लिए हमें दोष देने का कोई तरीका नहीं है। यदि तुमने पहले हमारे प्राणी मूल चुराने की कोशिश नहीं की होती, तो आगे की घटनाएं नहीं होती। सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती थी। यदि तुम कुछ दोष देना चाहते हो, तो तुम केवल अपनी ताकत की कमी को दोष दे सकते हो। तुम यहाँ तक कि मेरे चौथे भाई से हार गए, जो अभी तक साधकत्व तक भी नहीं पहुंचा था। चंद्रसेन ने उपहास किया, जैसे उसने लोकपाल को तिरस्कार से देखा। तुम? चंद्रसेन की प्रतिक्रिया पर लोकपाल इतना क्रोधित था कि वह जवाब नहीं दे सका। वह घटना जो उस रात जंगल में हुई थी, एक अपमान था जिसे वह कभी भी अपनी स्मृति से मिटा नहीं पाएगा। एक मध्य रैंक वाले साधक स्तर के रूप में अपनी ताकत के बावजूद वह एक नए छात्र से हार गया था जो अभी तक साधक नहीं बना था। इसके अलावा वे प्राणी मूल जिन्हें उसने 3 दिनों के परिश्रमपूर्ण प्रयासों से इकट्ठा किया था, सब छीन लिए गए थे। ये परिणाम निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे लोकेश वंश का युवा स्वामी स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि उसके अपमान की बात वंश तक पहुंच गई, तो लोकपाल भविष्य में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। लोकपाल क्रोध में आ गया और तुरंत अपनी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर ली, फिर चंद्रसेन की ओर बढ़ा। चंद्रसेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, क्योंकि जब से उन्होंने उसे घेरा था, वह पहले से ही जवाबी हमला करने के लिए तैयार था। इसलिए जब लोकपाल ने अपना साधक शस्त्र बुलाया, उसने बिना किसी डर के तेजी से आते
ओ कपाल का सामना करने के लिए अपना स्वयं का पीले रंग का युद्ध कुल्हाड़ी बुला लिया। जब दोनों साधक हिलने लगे, चारों ओर के घेरे में लोगों ने सहज रूप से चोट से बचने के लिए एक कदम पीछे लिया। पेंग, लोकपाल की तलवार और चंद्रसेन की युद्ध कुल्हाड़ी एक दूसरे से टकराईं, एक जबरदस्त जोरदार ध्वनि उत्सर्जित करते हुए। दोनों हथियारों के एक दूसरे से टकराने के बाद उनके कार्यों के बल ने दोनों को प्रतिक्रिया में कांपने पर मजबूर कर दिया। उनके पैर धीरे धीरे पीछे की ओर हटे, चंद्रसेन 4 या 5 कदम पीछे गया, जबकि लोकपाल धीरे धीरे 2 या 3 कदम पीछे हटा। दोनों ने बहुत करीबी दूरी पर लड़ना शुरू किया, लेकिन दर्शक बता सकते थे कि चंद्रसेन धीरे धीरे जमीन खो रहा था। यद्यपि लोकपाल की वायु गुण युक्त साधक ऊर्जा गति पर केंद्रित थी और उसका हमला थोड़ा कमजोर था, उसकी ताकत फिर भी मध्य रैंक वाले साधक स्तर पर थी। यहाँ तक कि यदि चंद्रसेन की पृथ्वी गुण युक्त साधक अजा में मजबूत बचाव था, वह लोकपाल के बराबर नहीं था। आखिरकार चंद्रसेन ने बहुत पहले ही साधक स्तर हासिल नहीं किया था। लोकपाल ने चंद्रसेन को इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई। उसका शरीर एक नीली चमक के साथ चमका और एक हवा उसके शरीर के चारों ओर अंतहीन रूप से घूमने लगी। लोकपाल का शरीर तुरंत चंद्रसेन के सामने प्रकट हुआ। महान तलवार हवा में ऊंची उठी हुई नीली चमक रही थी। उसने इसे भयानक गति से चंद्रसेन की ओर नीचे घुमाया। चूंकि लोकपाल की साधक ऊर्जा वायु गुण का उपयोग करती थी, उसकी गति अन्य लोगों की तुलना में स्तरों से अधिक थी। चंद्रसेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। लोकपाल के हमले की गति इतनी तेज थी कि उसके पास जवाबी हमला करने का समय नहीं था। अंत में वह मुश्किल से हमले को रोकने के लिए अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा पाया। चंद्रसेन, अपनी मौत स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण जब चंद्रसेन की कुल्हाड़ी लोकपाल की तलवार से टकराए, एक और आवाज किनारे से चिल्लाती हुई आई। ये कादियान था, अपनी ही तलवार के साथ सीधे उसकी ओर आ रहा था और तुरंत चंद्रसेन के दाहिने हाथ पर वार कर दिया। एक तीव्र दर्द ने चंद्रसेन को एक कराह निकालने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि इस हमले में कादियान की काफी ताकत का उपयोग किया गया था। इसने चंद्रसेन के कंधे पर इतना गहरा घाव छोड़ दिया कि कोई हड्डी देख सकता था। अपनी बांह को इतने बड़े हमले से पीड़ित होने के बाद चंद्रसेन अपने हाथ में साधक शस्त्र को बनाए नहीं रख सका और महान कुल्हाड़ी उसके हाथ से गायब हो गई। लोकपाल की आंखें एक ठंडी नज़र से चमक उठीं और उसने अपनी तलवार चंद्रसेन के पेट पर घुमाई। तलवार की नोक ने उसकी वर्दी को फाड़ दिया और चंद्रसेन के पेट पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। तुरंत खून की एक धारा घाव से बह निकली, जिससे उसकी वर्दी खूनी लाल रंग में रंग गई। अत्यधिक दर्द का एक भाव उसके चेहरे पर चमका, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। चंद्रसेन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वह पा लोगे जिसके तुम हकदार थे। लोकपाल हंसी से दहाड़ा। चंद्रसेन के प्रति उसके मन में जो घृणा थी, वह आसानी से हल नहीं की जा सकती थी। अपनी तलवार की एक और लहर के साथ उसने नीचे वार किया और चंद्रसेन के शरीर पर एक और घाव छोड़ दिया। चंद्रसेन की आंखें लोकपाल के प्रति एक उग्र घूर से भरी थीं, जैसे वह गुर्राया। लोकपाल, तुम कितने बेकार हो, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे चौथे भाई को नहीं हरा सके, तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ा। बस देखना कि मेरा चौथा भाई तुम्हारी बुरी तरह से पिटाई नहीं करेगा। चंद्रसेन को सुनकर लोकपाल का चेहरा गहरा हो गया। आगे बढ़ते हुए उसने तुरंत चंद्रसेन को लात मारी। चंद्रसेन की आंखें अवसर पर चमक उठीं। ठीक उसी समय जब लोकपाल का पैर संपर्क बनाने वाला था, उसकी बाईं बांह बाहर निकली और उसे पकड़ लिया। एक शक्तिशाली ताकत के साथ चंद्रसेन ने उसे खींच लिया। लोकपाल का संतुलन तुरंत बिगड़ गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। हाँ, चंद्रसेन दहाड़ा। उसका बायां हाथ एक मुट्ठी बन गया, क्योंकि उसकी साधक ऊर्जा उसके हाथ में प्रवेश कर गई। उसे नीचे लाते हुए उसकी मुट्ठी जमीन पर पड़े लोकपाल की ओर तेजी से बढ़ी। लोकपाल प्रतिक्रिया करने में धीमा नहीं था। हालांकि जैसे ही वह जमीन से टकराया, वह चंद्रसेन से दूर किनारे की ओर लुढ़क गया, जिससे साधक ऊर्जा वर्धित मुट्ठी चूक गई। पेंग, चंद्रसेन की मुट्ठी जमीन पर टकराए और उसके पीछे एक विशाल गड्ढा छोड़ दिया, जैसे वह जमीन में धंस गई। चंद्रसेन, तुम सच में मरना चाहते हो? लोकपाल का सुंदर चेहरा बेहद पीला पड़ गया। एक गुर्राहट के साथ हरे रंग की वायु गुण युक्त साधक ऊर्जा उसकी मुट्ठी में असंघनित हो गई और लगभग बिजली की तरह उसने अपनी मुट्ठी चंद्रसेन के पेट में दे मारी। पफ! चंद्रसेन ने खून की एक बूंद उगल दी, क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया।
4 या 5 मीटर के बाद उसका शरीर अंततः एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। ठीक उसी समय जब लोकपाल ने चंद्रसेन को और भी अधिक पीटने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया, चंद्रकांत ने उसका रास्ता रोक दिया। लोकपाल, तुमने उसे पहले ही एक सबक सिखा दिया है। हमारा मुख्य लक्ष्य चंद्रगुप्त वर्मा है, चंद्रसेन नहीं। कम से कम हमें पहले उससे चंद्रगुप्त वर्मा का ठिकाना पता लगाने दो। लोकपाल ने चुपचाप सिर हिलाया। यदि यह चंद्रकांत के अलावा कोई और होता तो वह सुझाव को तिरस्कार में देखता, लेकिन चंद्रकांत ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चंद्रकांत एक ठंडी हंसी के साथ चंद्रसेन के पास गया। चंद्रसेन, चंद्रगुप्त वर्मा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। चंद्रसेन कुछ कठिनाई के साथ जमीन से उठा। उसका चेहरा खून की कमी से पीला था और उसके मुंह से अभी भी खून की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर बह रही थीं। लेकिन चूंकि उसकी साधक ऊर्जा में पृथ्वी गुण था, उसका बचाव काफी मजबूत था। यदि यह कोई और होता तो उस व्यक्ति के पास एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं होती। चंद्रसेन ने अपने आसपास के लोगों को घूरा और गुर्राया। मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जानता भी तो मैं तुम में से किसी को नहीं बताऊंगा। यद्यपि उसे चंद्रगुप्त की ताकत पर भरोसा था, यहाँ हर एक व्यक्ति साधक स्तर पर था और वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई अकेले इस समूह के खिलाफ लड़े। चंद्रकांत का चेहरा गहरा हो गया, जैसे उसने ठंडेपन से कहा, चंद्रसेन, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। चंद्रगुप्त वर्मा कहाँ है? चंद्रसेन ने उसकी ओर देखा और एक खूनी मुस्कान दी। मैंने पहले ही कहा, मैं नहीं जानता। हम्फ। चंद्रकांत ने ठंडेपन से हंसा। अपनी मुट्ठी चंद्रसेन के चेहरे पर दे मारते हुए उसने तुरंत उसे एक बार फिर जमीन पर पटक दिया। बोलोगे या नहीं? चंद्रसेन का क्रोध बहुत बढ़ गया, क्योंकि वह अपनी आखिरी ताकत के साथ फर्श से उठा। ये तुम्हें नहीं बताएगा। चंद्रकांत, तुम बेहतर मुझे तुरंत मार दो, अन्यथा मैं, चंद्रसेन, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें इस पर पछताऊंगा। चंद्रकांत ने उसे तिरस्कार से देखा। चंद्रसेन, तुम्हें वह कहने का क्या अधिकार है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चंद्रवंश के युवा स्वामी हो? हम्फ, ये केवल चंद्रवंश है। मेरा हिमाद्री संप्रदाय तुम्हारे वंश की परवाह नहीं करता। चंद्रकांत की आंखें एक बार फिर चमक उठीं और उसने अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर मोड़ा। एक चमकीले लाल रंग के साथ मुट्ठी ने खुद को चंद्रसेन के सिर में बोर कर दिया। बोलोगे या नहीं? उद्धरण चिन्ह। चंद्रसेन का शरीर भूसे से बुरी तरह से क्षत विक्षत था। पहले से ही उसका सिर खून से टपकने लगा था, लेकिन उसकी दृढ़ अभिव्यक्ति अभी भी वहां थी, हमेशा की तरह उभर दिख रही थी। तुम और मैं एक साथ नीचे जाएंगे। चंद्रसेन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। पीली रोशनी उसके बाएं हाथ में इकट्ठा हो रही थी। उसने तुरंत अपने पुनर्निर्मित साधक शस्त्र के साथ चंद्रकांत पर वार किया। एक ज्वलंत लाल तलवार चंद्रकांत के हाथ में प्रकट हुई और उसने आसानी से चंद्रसेन के हमले को रोक दिया। न केवल चंद्रसेन गंभीर चोटों से पीड़ित था, वह अपने बाएं हाथ से कुल्हाड़ी को नियंत्रित करने का आदी भी नहीं था। यहाँ तक कि यदि वह पूरी तरह से ठीक होता तो भी वह निश्चित रूप से वैसे भी चंद्रकांत के बराबर नहीं होता। चंद्रकांत ने चंद्रसेन को एक ठट्ठा भरी ठंडी हंसी के साथ देखा। चंद्रसेन, मैं सुझाव देता हूं कि तुम आज्ञाकारी बनो और हमें बताओ कब छोटी ई चंद्रगुप्त वर्मा कहाँ है, उस तरह तुम्हें कम दर्द महसूस होगा। चंद्रसेन ने हवा के लिए हाँफा, फिर अजीब तरह से शांत हो गया। वह समझ गया कि इस रास्ते पर जारी रखना केवल आपदा की ओर ले जाएगा। उसने क्षेत्र के चारों ओर देखा और अपनी संभावनाओं का सर्वेक्षण किया, फिर तुरंत अपना साधक शस्त्र तितर-बितर कर दिया और खेल के मैदान की ओर भागने लगा। यह उपवन काफी दूरस्थ था, सामान्यतः बहुत कम लोग इससे गुजरते थे। इस प्रकार यहाँ जो कुछ भी हुआ स्वाभाविक रूप से बाहर के बाकी सभी लोगों के लिए अज्ञात रहेगा। चंद्रसेन का मानना था कि एक बार जब वह एक अधिक आबादी वाले क्षेत्र में भाग जाएगा, चंद्रकांत का समूह निश्चित रूप से एक कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा उसके विद्यापीठ के भीतर काफी अच्छे दोस्त थे। यद्यपि चंद्रसेन ने उनसे चंद्रकांत का प्रतिरोध करने में मदद करने की उम्मीद नहीं की, वह जानता था कि वे कम से कम एक शिक्षक या यहाँ तक कि उप प्रधानाचार्य को सूचित करने के लिए दौड़ेंगे। चंद्रसेन को खेल के मैदान की ओर भागते देखकर चंद्रकांत का चेहरा बदल गया। उसे रोको, उसने पुकारा। एक दर्जन लोग जो शुरू में नहीं हिले थे तुरंत गति में आ गए, जल्दी से चंद्रसेन का पीछा करते हुए, यहाँ तक कि चंद्रकांत भी चंद्रसेन की दिशा में पूरी गति से दौड़ने लगा। चंद्रसेन पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वह इन लोगों से आगे नहीं निकल सका।
इसे कुछ ही क्षण भी नहीं हुए थे कि उसके पीछा करने वाले पहले ही उसके साथ पकड़ में आने लगे थे। अपने दुश्मनों को जल्दी से उसके साथ पकड़ में आते देखकर चंद्रसेन ने अपने दिल में डर रेंगता महसूस किया, जैसे उसे एहसास हुआ कि वह उपवन से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इस विचार के साथ वह गुर्राया और तुरंत अपने रास्ते में रुक गया, फिर उपवन के एक अलग हिस्से में वापस चला गया। चंद्रसेन ने अचानक दिशाएं बदल दीं, जिससे उसके पीछा करने वालों को संदेह हुआ। हालांकि कुछ ही समय बाद वे ठंडेपन से मुस्कुराए और यहाँ तक कि अपना पीछा धीमा भी कर दिया। पीछे लोगों का समूह एक अर्धवृत्ताकार चाप में खड़ा था, क्योंकि उन्होंने चंद्रसेन का पीछा करने में अपना समय लिया। लोकपाल चंद्रकांत के बगल में खड़ा था और ठंडेपन से हंसा। चंद्रसेन जिस दिशा में भाग रहा है, उसके आधार पर वह सबसे अधिक संभावना चंद्रगुप्त वर्मा की तलाश में है। चंद्रकांत ने सिर हिलाया। ये सच है, इसलिए ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त वर्मा वास्तव में विद्यापीठ में नहीं है। चंद्रसेन ने दौड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। उसका सिर खून से लथपथ था, जबकि उसकी वर्दी खून और गंदगी से सनी हुई थी। चारों ओर काफी दयनीय लग रहा था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि चंद्रगुप्त कहाँ था, लेकिन वह जानता था कि उपवन के भीतर एक छोटी पहाड़ी थी, जिसका एक जटिल लेआउट और एक हरी भरी वनस्पति थी जो छिपने के लिए उपयुक्त थी। विद्यापीठ में भागने का विचार अप्रचलित हो जाने के साथ चंद्रसेन के भागने का एकमात्र प्रशंसनीय तरीका पहाड़ बड़ी ई में छिपना और अपने दुश्मनों को चकमा देने की आशा करना था। हालांकि चंद्रसेन भूल गया था कि वह स्थान जहां चंद्रगुप्त ने उसे आज सुबह पढ़ाया था, वर्तमान में विपरीत दिशा में था। पहाड़ियों पर एक झरने पर वर्दीधारी एक युवक घास से बहुत दूर एक पोखर में साधना कर रहा था। आकृति काफी पतली और कमजोर दिख रही थी, जिसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक जाते थे। वह काफी सुंदर दिख रहा था और उसकी आंखों में एक उज्ज्वल चमक थी जो उसकी तलवार से परावर्तित होने वाली टिमटिमाहट के समान थी। युवक के पास एक छोटी चांदी की तलवार थी जो लगभग 1.3 मीटर लंबी और 2 उंगलियों के बराबर चौड़ी थी। तलवार की मूठ पर 2 शब्द सुंदर सुलेख में लिखे थे, मरुत। युवक शांति से खड़ा था। उसके हाथ में तलवार जमीन की ओर थी और उसका पूरा व्यक्ति एक पहाड़ की तरह स्थिर था। उसी क्षण युवक की आंखों ने प्रकाश की एक चिंगारी छोड़ी। उसका शरीर बिना किसी चेतावनी के तरल रूप से चलने लगा। उसकी तीव्र गतिविधियों से केवल मृग तृष्णाएं ही देखी जा सकती थीं। उसके हाथ में चांदी की तलवार पूरी तरह से एक सफ़ेद धुंध बन गई थी और तलवार की अनगिनत छायाएं एक भ्रम की तरह मिश्रित हो गई थीं जो लगातार प्रकाश से चमक रही थीं। जैसे ये हवा में चली, केवल इसकी बाद की छवियां ही देखी जा सकती थीं। युवक ने गूढ़ पदचाप शब्द चिल्लाए, जैसे वह बड़ी मात्रा में फुर्ती और चपलता के साथ जमीन पर तेजी से आगे बढ़ा, मानो वह सरक रहा हो। एक खरगोश को देखकर उसने इतनी अकल्पनीय गति से उस पर अपनी तलवार से वार किया कि जो कोई भी उसे देखता वह चकित हो जाता। ये युवक चंद्रगुप्त वर्मा था। उपवन छोड़ने के बाद वह सीधे इस सुंदर परिदृश्य में आ गया था, तलवार के उपयोग की उस भावना को याद करते हुए जो उसने अपनी पिछली दुनिया में पहले अनुभव की थी। चंद्रगुप्त तेजी से घास के माध्यम से चला गया। मरुत तलवार पहले से ही सफ़ेद रोशनी की एक लकीर बन चुकी थी। उसने कई दिशाओं में तीव्र गति से अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार कला तेज फिर भी तीक्ष्ण थी। चंद्रगुप्त की तीव्र गतिविधियों के बाद हवा ने सूखी पत्तियों को हवा में बिखेर दिया, चंद्रगुप्त के चारों ओर कोमल नाचती तितलियों की तरह मडराते हुए। और इसी क्षण चंद्रगुप्त की तलवार कला अचानक बदल गई। यद्यपि उसकी तलवार तकनीकें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसके द्वारा तलवार से किए गए हर वार के साथ हवा सीटी बजाती थी और एक बाद की छवि छोड़ जाती थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं देख पाता। एक क्षण बाद चंद्रगुप्त के हाथ में तेजी से नाचती तलवार अचानक रुक गई। लेकिन इतने लंबे समय के तीव्र अभ्यास के बाद भी वह बिल्कुल भी हाँफता हुआ नहीं दिख रहा था और इसके बजाय अभी भी सामान्य रूप से सांस ले रहा था। और उसी समय चंद्रगुप्त ने अंततः अपना उग्र नृत्य रोक दिया। वे पत्तियां जो पहले उसके चारों ओर उड़ रही थीं, चूर्ण में विघटित हो गईं और जमीन पर बिखर गईं। केवल कुछ पत्तियां पूरी तरह से बरकरार रह गईं, लेकिन उनमें से कुछ पर तलवार शब्द लिखा हुआ था। यद्यपि आकार उनमें से प्रत्येक पर अलग था, ये स्पष्ट रूप से ए लिखा गया था और प्रत्येक पत्ती पर पूरे क्षेत्र को कवर करता था। यद्यपि कुछ अन्य पत्तियां थीं जिन पर तलवार शब्द लिखा था, जिनमें से कुछ की लकीरें गायब थीं, या तो अस्पष्ट या अधूरी थीं।
यदि किसी और ने ये दृश्य देखा तो वे निश्चित रूप से इस हद तक चकित होंगे कि उन्हें अपना जबड़ा जमीन से उठाना पड़े। यह दृश्य विश्वास करने के लिए बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि पत्तियां उग्र रूप से हवा में तैर रही थीं और यहाँ तक कि बेतरतीब अंतराल पर अन्य पत्तियों के साथ बुनी भी गई थीं। उनकी गड़बड़ी के बीच एक पत्ते पर ध्यान केंद्रित करना, हवा में लगातार स्थिति बदलते रहना, निश्चित रूप से एक व्यक्ति को चक्कर आने का कारण बनता। ये सोचना और भी असंभव होता कि कोई उनमें से किसी पर स्पष्ट रूप से तलवार शब्द लिखने में सक्षम रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्तियां बहुत नाजुक थीं और सबसे कोमल स्पर्श पर टूटने की संभावना थी। इस तरह के करतब को बिना आंसू का एक भी निशान छोड़े तलवार का उपयोग करके हासिल करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना छोटी ई न था। यदि लोगों को पता चलता कि चंद्रगुप्त ने क्या किया है तो उसका नाम और प्रतिष्ठा सबसे कम समय में पूरे आर्यावर्त महाद्वीप में घोषित और ज्ञात हो जाएगी। अभी भी बरकरार पत्तियों को धीरे धीरे एक खुश मुस्कान के साथ जमीन पर गिरते देखते हुए चंद्रगुप्त ने अपने आप से बुदबुदाया, यद्यपि तलवार के साथ मेरी गति खराब हो गई है, उस पर मेरा नियंत्रण बहुत बढ़ गया है, एक ऐसे स्तर तक जिसकी तुलना मेरे अतीत से भी नहीं की जा सकती। ये लगभग ऐसा है जैसे तलवार मेरे शरीर का एक अभिन्न अंग बन गई है। शायद यह इस दुनिया के साधक शस्त्र का लाभ है। चंद्रगुप्त के कानों ने अचानक एक आवाज का पता लगाया। स्रोत पर ध्यान केंद्रित करते हुए चंद्रगुप्त उपवन के खुलने की ओर मुड़ा, जबकि उसने अपनी चांदी की तलवार को फीका पड़ने का आदेश दिया। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर चंद्रगुप्त ने देखा वह और भी अधिक हिलने लगा, इससे पहले कि एक खून से लथपथ आकृति फटी हुई वर्दी के साथ उसमें से बाहर निकलती हुई आई। बस उस व्यक्ति के कपड़ों पर एक नज़र और चंद्रगुप्त ने स्वतः ही जान लिया कि यह कारगिल विद्यापीठ का एक छात्र था। लेकिन छात्र के सिर से पांव तक खून से लथपथ होने का क्या कारण था? चंद्रगुप्त उलझन में था। आसपास कोई जादुई प्राणी नहीं थे, इसलिए उसके इतना घायल होने का कोई कारण नहीं था। कारगिल विद्यापीठ में छात्रों के बीच लड़ाई के बारे में भी सख्त नियम थे, जबकि एक दूसरे को मार्गदर्शन देना अनुमति था। ऐसी लड़ाइयां जो घातक चोटों का कारण बन सकती थीं की अनुमति नहीं थी। हालांकि जब चंद्रगुप्त ने छात्र के चेहरे को देखा वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा एक कठोर अभिव्यक्ति में जम गया, जैसे उसने खून की मात्रा को देखा जिसने छात्र के आधे चेहरे को ढक लिया था। चंद्रगुप्त विश्वास नहीं कर सका कि उसने क्या देखा, इसलिए उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला। बड़े भाई! चकित चीख आई। एक झटके में वह 30 मीटर पार कर गया, अपने खून से लथपथ और घायल भाई के पास चिंता से भरे चेहरे के साथ पहुंच गया। चंद्रसेन पर भयानक घाव और उसके सिर से अभी भी बहता खून देखकर चंद्रगुप्त की आंखें क्रोध से संकीर्ण हो गईं। बड़े भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये तुम्हारे साथ किसने की? या एक तीव्र हत्यारा इरादा उसके शरीर से उत्सर्जित हुआ जितनी देर उसने अपने घायल भाई को देखा। जब अपने भाई चंद्रसेन की बात आती थी, वह अपनी माता के बाद एकमात्र व्यक्ति था जिसकी चंद्रगुप्त ने वास्तव में परवाह की थी, क्योंकि चंद्रसेन ने उसके साथ एक सच्चे छोटे भाई की तरह व्यवहार किया था, इसलिए चंद्रगुप्त इस कर्ज को चुकाना चाहता था। जब वह पहली बार कारगिल विद्यापीठ में आया था, ये चंद्रसेन ही था जो उसे विद्यापीठ के मैदानों के आसपास ले गया था और उसे नियम समझाए थे। उसने जादुई प्राणियों के जंगल में भागकर एक प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी से लड़ने और उसे मारने के लिए बड़ी मात्रा में खतरे का सामना किया था, ताकि चंद्रगुप्त को उसका प्राणी मूल उपहार में दे सके, बिना अपनी व्यक्तिगत भलाई की कोई परवाह किए। यद्यपि प्रथम श्रेणी के जादुई प्राणी चंद्रगुप्त के लिए खतरा भी नहीं थे, चंद्रसेन के पास चंद्रगुप्त जितना युद्ध का अनुभव या युद्ध कौशल नहीं था। उस समय चंद्रसेन के पास केवल 10वें साधक ऊर्जा स्तर के शिखर साधक की ताकत थी, इसलिए एक प्रथम श्रेणी का प्राणी मूल प्राप्त करना उसके लिए एक आसान काम नहीं होता। बाद में उसके भाई ने अपनी ताकत की कमी जानने के बावजूद उसके लिए मंच पर कादियान से भी लड़ाई लड़ी, चुनौती शुरू कर दी। चंद्रगुप्त ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि चंद्रसेन उसकी परवाह अपने दिल की गहराइयों से करता था, और इसलिए तब से चंद्रगुप्त ने हमेशा उसे करीबी परिवार की तरह माना। अपने पिछले जीवन में चंद्रगुप्त एक युद्ध अनाथ था, जिसके माता पिता दुश्मन सेना द्वारा मारे गए थे। अपने जन्म से उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं था और वह कभी परिवार की गर्मजोशी भरी गोद को नहीं जानता था। लेकिन अब जब भगवान ने उसके लिए ऐसा अच्छा जीवन व्यवस्थित किया था, चंद्रगुप्त निश्चित रूप से इसे संजोएगा, और चंद्रसेन ने अपनी माता देवी युवती के बाद अपने दिल में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखा। इसलिए चंद्रसेन को इस हालत में पीटा हुआ देखकर
चंद्रगुप्त का दिल एक ऐसे क्रोध में उड़ गया जो अभूतपूर्व था। उसकी एक नज़र ने यह एहसास दिया कि यह किसी को घायल कर सकता है। चंद्रगुप्त को अचानक प्रकट होते देखकर चंद्रसेन ने उसे एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ देखा। हालांकि उसका चेहरा एक बार फिर बदल गया, जैसे वह व्याकुलता से बोला, चौथे भाई तुम तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी करो और भागो, इस जगह को छोड़ दो, वे एक पल में यहाँ होंगे। चंद्रसेन अधीर लग रहा था, उसने नहीं सोचा था कि वह यहाँ चंद्रगुप्त से भाग जाएगा। भागने के बजाय चंद्रगुप्त का चेहरा गहरा हो गया, जैसे उसने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, दुनिया में किसने तुम्हें इस हालत में पीटा? उसके स्वर में दबा हुआ क्रोध कोई भी पहचान सकता था। चंद्रसेन के हाथों ने हताशा से चंद्रगुप्त के शरीर को पकड़ लिया, जैसे वह तत्काल बोलना जारी रखा, चौथे भाई, अभी उसके बारे में पूछने की जहमत मत उठाओ और इस जगह को तुरंत छोड़ दो। विद्यापीठ में वापस जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाओ, अन्यथा वे निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ लेंगे। यद्यपि वह जानता था कि चंद्रगुप्त की ताकत बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसने एक मध्य साधक को हराया था। चंद्रसेन ने विश्वास नहीं किया कि चंद्रगुप्त भी एक दर्जन साधकों को ले सकता है, साथ ही चंद्रकांत को, जो एक उच्च साधक था। लेकिन चंद्रगुप्त ठीक वहीं खड़ा रहा, एक पत्थर की मूर्ति की तरह जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। चंद्रसेन ने जो भी किया, चंद्रगुप्त को कोई फर्क नहीं पड़ा। हत्या के इरादे की बातें करने वाली आंखों के साथ उसने उपवन में घूरा, किसी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दर्जन वर्दीधारी छात्र अंततः उसकी दृष्टि सीमा में आ गए। लोकपाल और चंद्रकांत समूह के सामने चल रहे थे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, चंद्रकांत और लोकपाल की अभिव्यक्तियां उत्साहित हो गईं। एक बड़ी मुस्कान के साथ लोकपाल ने कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ भाग गए थे। बिना किसी निर्देश की आवश्यकता के लोगों का समूह तुरंत चंद्रगुप्त और उसके भाई को एक घेरे में घेर लिया। ये देखकर कि कैसे वह और उसका भाई घिरे हुए थे, चंद्रसेन का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने एक छोटी सी आह दी। लेकिन उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। अपने आसपास के लोगों के अहंकारी तरीके के बावजूद चंद्रगुप्त बिल्कुल भी डरा नहीं लग रहा था और इसके बजाय शांत रहा। ये लगभग ऐसा था जैसे उसने ऐसे कमजोर लोगों को अपने चारों ओर घेरे हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। चंद्रगुप्त का चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसकी आंखों ने अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर एक नज़र डाली। उनमें से कुछ के चेहरों पर दर्द भरे भाव थे। उन्होंने अपने दिलों में एक सिहरन महसूस की, मानो चंद्रगुप्त की निगाहें एक ठंडा ब्लेड थी जिसने उनकी आत्माओं को भेद दिया था। मेरे भाई को किसने पीटा? चंद्रगुप्त चिल्लाया, आगे बढ़ो। तुरंत बल की एक बड़ी मात्रा हवा में छोड़ी गई। अपने सामने एक दर्जन सदस्यों के बावजूद चंद्रगुप्त डरा नहीं और इसके बजाय हार न मानने के अपने दृढ़ संकल्प के संकेत के रूप में अपना सिर ऊंचा रखा। चंद्रगुप्त की शक्तिशाली आज्ञा एक मजबूत ऊर्जा की रिहाई के साथ थी, जिससे उन सभी ने एक सहज कदम पीछे लिया। आखिरकार चंद्रगुप्त पहले से ही हत्यारे इरादे से बपतिस्मा ले चुका था और उसके सामने के बच्चे, जिनके अभी भी अपनी मां के दूध की गंध थी, उसके खिलाफ खड़े होने में सक्षम नहीं होंगे। यह महसूस करते हुए कि वह चंद्रगुप्त की आज्ञा से भयभीत हो गया था, चंद्रकांत क्रोधित हो गया। उसने सोचा था कि अपनी राजसी उच्च साधक ताकत के साथ ये वह होगा जो डराने का काम करेगा। वह उल्टे परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। चंद्रगुप्त वर्मा, तुम अभी मौत की तलाश में हो। चंद्रकांत गुर्राया। उग्र लाल तलवार उसके हाथों में प्रकट हुई और एक झुलसाने वाली लाल चमक छोड़ते हुए चंद्रगुप्त की छाती की ओर वार किया। हम्फ! तलवार के वार को देखते हुए चंद्रगुप्त की आंखें मजबूत हत्यारे इरादे से चमक उठीं। उसकी मरुत तलवार तुरंत उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई, बिजली की तरह तेजी से दूसरी तलवार के वार को रोकते हुए। टिंग! एक स्पष्ट ध्वनि गूंज उठी, जैसे दो तलवारें टकराईं। दोनों तलवारों के नोक किसी तरह एक दूसरे के खिलाफ दब गए थे। ये देखकर कि कैसे तलवार के दो नोकों ने एक दूसरे से संपर्क बनाया, चंद्रकांत की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। वह विश्वास नहीं कर सका कि ऐसी घटना हुई थी। यहाँ तक कि यदि चंद्रगुप्त उसका प्रतिद्वंद्वी था, तलवार के दो नोकों का मिलना, जैसे दोनों तलवारबाजों ने वार किया, ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति दोहरा सकता था। विशेष रूप से उनकी दो तलवारों के आकार में अंतर और जिस गति से उन्होंने अपनी तलवारें आगे बढ़ाई थीं, उसे ध्यान में रखते हुए, और इसे इतनी निर्दोष रूप से करने में सक्षम होना, यह एक कमजोर व्यक्ति का संकेत नहीं था। ये संकेत देता था कि किसी व्यक्ति का साधक शस्त्र नियंत्रण एक सामान्य साधक से कहीं आगे निकल गया था।
हालांकि चंद्रगुप्त, जिसने हाल ही में साधकत्व में सफलता हासिल की थी, ने आसानी से ऐसा करतब हासिल कर लिया था। इसने चंद्रकांत को संदेहास्पद बना दिया। उसने सोचा था कि यह एक संयोग था, लेकिन जिस क्षण उसने चंद्रगुप्त का शांत चेहरा देखा, उसके दिल ने तुरंत इसके एक होने के किसी भी विचार को दूर कर दिया। एक और चीज जिसने चंद्रकांत को चौंका दिया था, वह थी चंद्रगुप्त के हाथों में तलवार। क्योंकि तलवार उसकी तुलना में इतनी छोटी थी, उसने सोचा था कि यह केवल एक कढ़ाई की सुई थी। ये 4 फीट लंबी और 2 उंगलियों के बराबर चौड़ी थी, इसलिए यह उसकी आंखों में काफी कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिस क्षण उस पर बड़ी मात्रा में ताकत लगाई गई, हथियार आधा टूट जाएगा। चंद्रकांत कसम खा सकता था कि जीवन भर जीने के अपने पूरे इतिहास में ये पहली बार था जब उसने ऐसी तलवार देखी थी। आर्यावर्त महाद्वीप के भीतर हर एक साधक के पास एक साधक शस्त्र था जो एक महान तलवार की ओर झुका हुआ था, क्योंकि उन सभी ने अपनी साधक ऊर्जा को भारी प्रकार के हथियारों में संघनित किया था। ये परंपरा एक ऐसा तथ्य था जिसे लगभग हर एक साधक द्वारा आमतौर पर स्वीकार किया गया था। यदि चंद्रगुप्त की नाजुक छोटी तलवार उसके हमले के खिलाफ रुकने में सक्षम नहीं होती, तो चंद्रकांत निश्चित रूप से चंद्रगुप्त का उपहास उड़ाता। चंद्रकांत का चेहरा सख्त हो गया। इस बार यद्यपि प्रतिद्वंद्वी केवल एक नव साधक था, वह पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वी का गंभीरता से सामना कर रहा था। चंद्रकांत, चूंकि तुमने मेरे बड़े भाई को पीटा है, तो यहाँ से हानिकर निकलने की उम्मीद मत करो, चंद्रगुप्त ने ठंडेपन से कहा। चंद्रकांत ने जवाब में नाक से आवाज निकाली और कहा, चंद्रगुप्त वर्मा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन यदि तुम अपनी नई साधक शक्तियों से मुझे हराना चाहते हो, तो यह संभव नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने नाक से आवाज निकाली, जैसे उसने चंद्रकांत को तिरस्कार से देखा। मेरे पास क्षमता है या नहीं? आओ और देखो। चंद्रगुप्त तुरंत आगे बढ़ा, उसकी कलाई ने पूरी तरह से मरुत तलवार को नियंत्रित किया और चंद्रकांत की अपनी तलवार के किनारे को जोरदार थप्पड़ मारकर चंद्रकांत की तलवार के साथ गतिरोध से बच गया। खनक, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही धातु की आवाजें हवा में गूंजी, चंद्रकांत की तलवार मरुत तलवार द्वारा किनारों की ओर धकेल दी गई। चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार से इतनी जोर से वार किया था कि चंद्रकांत की तलवार वाली बांह दर्द से सुन्न हो गई थी। उसी समय चंद्रगुप्त हवा में था, मरुत तलवार को चांदी की रोशनी की एक लकीर की तरह चंद्रकांत की छाती की ओर भोंक रहा था। चंद्रकांत डर से पीला पड़ गया। चंद्रगुप्त की गति उसके साथ बने रहने के लिए लगभग बहुत तेज थी। वह केवल चांदी के ब्लेड को एक अकल्पनीय गति से अपने पास आते देख सकता था, प्रतिक्रिया करने या यहाँ तक कि रास्ते से हटने में असमर्थ। मरुत तलवार ने चंद्रकांत की वर्दी को चीर दिया और तुरंत उसकी छाती में धंस गई। लेकिन चंद्रगुप्त के बेहतर नियंत्रण के साथ तलवार बहुत गहराई तक नहीं धंसी। अपनी छाती में तेज दर्द महसूस होने के तुरंत बाद चंद्रकांत तुरंत पीछे हट गया, जिससे चंद्रगुप्त की तलवार बाहर निकल गई। चंद्रकांत ने नीचे देखा, जहां खून उसकी वर्दी पर टपक रहा था। एक भयभीत नजर के साथ उसने उस पल को बार बार अपने दिमाग में दोहराया, वह तलवार को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया था। अपने पूरे जीवन में वह कसम खा सकता था कि यह अब तक की सबसे तेज तलवार कला थी जो उसने कभी देखी थी। वह चंद्रगुप्त की ताकत से भयभीत भी महसूस करने लगा था, लेकिन वह बस समझ नहीं पा रहा था कि एक नवोन्नत साधक इतना मजबूत कैसे हो सकता है। चंद्रगुप्त ने उसे बहुत हल्के से जाने देने की योजना नहीं बनाई। तुरंत गूढ़ पदचाप का उपयोग करते हुए वह एक दुष्ट की तरह चला गया और अपनी चांदी की रोशनी की एक और चमक के साथ चंद्रगुप्त ने बड़ी गत छोटी ई से चंद्रकांत की छाती पर वार किया। चंद्रकांत ने एक दयनीय चीख निकाली, जैसे उसने एक बार फिर खून बिखरते देखा। उसकी छाती के बाईं ओर से खून उसकी दाईं ओर फैलने लगा था। घाव इतना गहरा था कि नीचे की हड्डी देखी जा सकती थी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर का खून हिंसक रूप से बुलबुले बनाते हुए बाहर निकल आया, जिससे उसकी वर्दी का पूरा ऊपरी हिस्सा उससे रंग गया। चंद्रगुप्त की आंखों में क्रोध बिल्कुल कम नहीं हुआ, जैसे उसने अपनी मरुत तलवार घुमाए और चंद्रकांत के शरीर पर घाव के बाद घाव कर दिए। चंद्रकांत पर घाव लगातार बढ़ते गए, प्रत्येक पिछले वाले से भी अधिक भयानक दिख रहे थे, जबकि शरीर में गहरे जा रहे थे। न केवल उसका शरीर कट रहा था, बल्कि उसकी पूरी विद्यापीठ वर्दी पहले ही बिखरने लग गई थी और शेष कपड़ा पल पल लाल होता जा रहा था। ये देखकर कि कैसे उनका सबसे मजबूत सदस्य चंद्रकांत चंद्रगुप्त के सामने शक्तिहीन था, अन्य 1 दर्जन छात्र लकड़ी के मुर्गियों की तरह शांत हो गए।
ये देखकर कि कैसे चंद्रकांत अंतहीन रूप से चीख रहा था, इसने उनके बारे में उनके सोच को पूरी तरह से उलट दिया था, क्योंकि उन्होंने एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ देखा। लोकपाल ने पहले प्रतिक्रिया दी, भले ही वह चंद्रगुप्त द्वारा दिखाई जा रही शक्ति के प्रदर्शन पर समान रूप से चकित था, उसके पास कम से कम 10 अन्य साथी थे जो सभी साधक स्तर पर थे। साहस में एक बड़ी वृद्धि के साथ वह दहाड़ा, सब लोग हमला करो, भले ही वह मजबूत है, फिर भी वह केवल एक व्यक्ति है। हम केवल एक व्यक्ति से कैसे डर सकते हैं? लोकपाल ने एक गुर्राहट के साथ अपनी हरी महान तलवार उठाई, जैसे वह चंद्रगुप्त की ओर दौड़ा। लोकपाल की बात सुनकर छात्र सभी झटके से वापस जागरूकता में आ गए। एक दूसरे को देखते हुए चंद्रगुप्त द्वारा उनके दिलों में रोपा गया भय तुरंत बाहर निकल गया। अपनी महान तलवारों, युद्ध कुल्हाड़ी, बड़े चाकू और भालों के साथ प्रत्येक छात्र बड़े अहंकार के साथ चंद्रगुप्त पर झपटा। चंद्रगुप्त की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने लोगों को आगे आते देखा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। पहल करते हुए और अपनी मरुत तलवार के साथ हमला करते हुए उसने तुरंत सबसे करीबी व्यक्ति के पेट में भोंक दी। छी! चंद्रगुप्त की तलवार छात्र के शरीर में आसानी से घुस गई। उसके खिलाफ इन छात्रों के पास कोई युद्ध अनुभव नहीं था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे वापस लड़ पाते। मर जाओ! उसी क्षण चंद्रगुप्त ने घेरे में प्रवेश कर लिया था। चंद्रगुप्त ने ठंडेपन से हंसी निकाली और मरुत तलवार ने एक हल्की चमक उत्सर्जित की, क्योंकि तीक्ष्ण और शक्तिशाली तलवार तेज के निशान ब्लेड से फैलने लगे। चंद्रगुप्त का दाहिना हाथ एक मृग तृष्णा में बदल गया लग रहा था, क्योंकि मरुत ब्लेड बिजली की तरह सभी चारों दिशाओं में भेदता हुआ प्रतीत हुआ। हर बार जब उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाई, वह सटीक रूप से एक और हथियार को मार सकता था। थोड़े ही समय के बाद चंद्रगुप्त ने पहले ही अपनी तलवार 10 बार घुमा ली थी। टिंग टिंग टिंग, धातु पर धातु की आवाज़ों की एक सिम्फनी गूंज उठी, सभी ध्वनियां एक के रूप में मिल गईं। जब चंद्रगुप्त के हाथ में मरुत तलवार साधक शस्त्रों से टकराए, उन सभी आसपास के छात्रों की अभिव्यक्तियां, जो सभी मध्य साधक थे, बदल गईं। वे तुरंत पीछे हट गए, टक्कर से उनके हाथों में साधक शस्त्र ल रहे थे। चंद्रगुप्त की तलवार अत्यंत छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन इसने अपने पीछे शक्ति की एक बड़ी मात्रा छिपा रखी थी। उसकी तलवार के साथ एक ही टक्कर के बाद साधक शस्त्र सभी आघात से इतनी तीव्रता से कंपन करते थे कि छात्रों की बाहें सुन्न हो गईं। सभी हमलों को रोकते हुए चंद्रगुप्त की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसकी गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं रुकीं और उसके पैरों ने जमीन में निशान छोड़े, जैसे उसने राक्षसी गतिविधियों का उपयोग करके लोगों के समूह के माध्यम से हमला किया। उसके हाथ में मरुत तलवार उच्च गति पर हवा में नाचती रही, एक चांदी की चमक में बदल गई। प्रकाश ने इसे ऐसा बना दिया जैसे लाखों तलवार की बाद की छवियां हवा में जम गई हों, पलक झपकते ही गायब हो गई हों। चंद्रगुप्त की राक्षसी गतिविधियों के साथ दर्द की तीक्ष्ण चीखें हवा में गूंज उठीं। उजाड़ चीखें किसी भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति को बिल्कुल भयभीत कर सकती थीं और हवा में एक ठंड पैदा होने लगी। खून से लथपथ चंद्रसेन किनारे पर खड़ा था, एक दुविधा में चंद्रगुप्त को घूर रहा था, जो एक दानव की तरह लगातार घूम रहा था, जिससे छात्र सदमे में चीख रहे थे। उस क्षण उसका मन पहले ही पूरी तरह से ठप हो चुका था। वह पहले ही पूरी तरह से अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को खो चुका था। उसी क्षण दर्जनों छात्र पहले ही सभी जमीन पर गिर चुके थे। उनके राख के रंग के चेहरे दर्द से भरे हुए थे और उनकी मूल रूप से पूरी तरह से साफ और सुथरी वर्दी अब हर जगह फटी हुई थी। प्रत्येक आंसू खून से टपक रहा था, उनकी पूरी वर्दी को लाल रंग में रंग रहा था। इसके अलावा वह सफ़ेद रोशनी लगातार उनके शरीर पर चमकती रही, उनके शरीर पर घावों की संख्या तेजी से बढ़ाते हुए। उनके ऊपरी धड़ से नीचे उनके पैरों तक उनके पूरे शरीर भयानक घावों से ढके हुए थे। उनका खून उनकी चोटों से नदियों की तरह बहता था और वे जल्दी से ऐसे दिखने लगे जैसे वे खून से बने हों। चंद्रगुप्त ने छात्रों को उच्च गति से चक्कर लगाया। चंद्रगुप्त के हाथ में मरुत तलवार उनके शरीर पर लगातार वार करती रही, जिससे खून के छींटे और कपड़ों के फटे हुए टुकड़े हवा में उड़ गए। चंद्रसेन की चोटों ने चंद्रगुप्त की भावनाओं को बहुत प्रभावित किया था। यद्यपि चंद्रगुप्त ने इन दर्जनों छात्रों को न बड़ी ये मारा, वह निश्चित रूप से उन्हें हल्के में नहीं जाने देगा। यदि ये लोग चंद्रगुप्त के समान विद्यापीठ में नहीं पढ़ रहे होते
और यदि चंद्रगुप्त उनके परिवारों के भीतर परेशानी पैदा करने के बारे में चिंतित नहीं होता तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उनके जीवन को समाप्त कर देता। सीनियर चंद्रगुप्त वर्मा, कृपया दया करें, कृपया हम पर दया करें। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सीनियर चंद्रगुप्त वर्मा, कृपया हमें इस बार जाने दें। हम फिर कभी नहीं करेंगे। अंततः लोग यातना को और सहन नहीं कर सके और दया की भीख मांगने लगे। जैसे ही एक व्यक्ति चिल्लाने लगा, दूसरों ने भी अपने जीवन के लिए याचना करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ अधिक गुस्सैल लोग अभी भी अपने दांत पीस रहे थे और खुद को वापस पकड़ रहे थे। उन्होंने भागने पर भी विचार किया था, लेकिन उनके दोनों पैर और हाथ वर्तमान में भयानक घावों से सजे हुए थे। जरा सी हरकत ने उन्हें दर्द से दांत काटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे भाग सकें, कम से कम उनके पास इतने तीव्र दर्द को सहन करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। चंद्रगुप्त ने अपनी गतिविधियां समाप्त कर लीं। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी, उसके गालों पर शर्माने का एक भी संकेत नहीं था और उसकी सांसें शांत थीं। हालांकि उसके हाथ में मरुत तलवार ताजे खून से टप कर रही थी। चंद्रगुप्त का शरीर एक पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था, अपनी जगह पर अचल। उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं, मानो वे किसी की आत्मा को भेद सकती हों। उसने धीरे धीरे अपनी निगाहें जमीन पर पड़े एक दर्जन छात्रों पर घुमाईं और कहा, मैं तुम लोगों को जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मेरे बड़ भाई को किसने घायल किया? ये स्वामी चंद्रकांत, लोकपाल और कादियान हैं। सही कहा, ये वे तीन थे जिन्होंने चंद्रसेन को घायल किया था। चंद्रसेन उन तीनों द्वारा घायल किया गया था, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। एक दर्जन युवकों ने पहले अपने बहाने कहने के लिए संघर्ष किया। डर था कि यदि वे अपने उत्तरों में बहुत धीमे थे, चंद्रगुप्त असंतुष्ट होगा। उस क्षण उन्होंने पहले ही लंबे समय से चंद्रगुप्त के खिलाफ प्रतिशोध के किसी भी विचार को त्याग दिया था और पूरे दिल से अपने कार्यों पर पछतावा किया। उनमें से आधे लोगों के प्राणी मूल चंद्रगुप्त द्वारा जंगल में ले लिए गए थे। दूसरे आधे का चंद्रगुप्त के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी और केवल चंद्रकांत द्वारा इकट्ठा किया गया था। चंद्रगुप्त की आंखें उग्र रूप से चमक उठीं। उसने ठंडेपन से चंद्रकांत, लोकपाल और कादियान को घूरा। उसकी निगाह में एक शक्तिशाली हत्यारा इरादा स्पष्ट था। चंद्रगुप्त की हत्यारी निगाह के तहत चंद्रकांत और अन्य दो ने अपने दिलों में सिहरन महसूस की और सभी ने भयभीत